जो लॉन्ग लास्टिंग का होता है कि कुछ टाइम तक चल पाने का, वो नहीं हो पाया। अब क्या हुआ? एक सेक्सोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नातीश प्रभु, उन्होंने कहा कि मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं, ऐसे प्री मैच्योर इजैकुलेशन केसेस आते हैं, मैं औरत को बोलता हूँ भाई परफॉर्म सिर्फ वो नहीं करेगा, तुम्हें भी परफॉर्म करना है, मतलब तुम्हें भी कुछ करना है। तुम सिर्फ ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुम बस लेट जाओ, और द मैन ऑल्सो नीड्स टू बी अराउज्ड। पीनस साइज एंड गर्थ की लंबाई और चौड़ाई कितना इंपॉर्टेंट होता है। यू डोंट फोकस ऑन साइज, फोकस ऑन स्किल्स। वो लगता है कि हमारा साइज छोटा है, बट मेजॉरिटी ऑफ मेन दे आर ऑफ ओके साइज। हाउ टू प्लेजर अ विमेन, कहाँ से शुरू करें एंड कैसे पूरा आगे बढ़े इन जनरल? देखिए, ये टीम वर्क है, सेक्स एक टीम वर्क है। सो सिर्फ एक आदमी के कंधों पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना और अकाउंटेबिलिटी डालना कि तुम्हें वुमेन को प्लेजर करना है और इसमें उसका कोई रोल नहीं, आई थिंक ये बहुत ज्यादती हो जाएगी। एनल सेक्स को लेके इतनी फैंटेसी क्यों है, पहली चीज, और दूसरी चीज कि कैसे करना चाहिए एनल सेक्स? Anus being a forbidden organ, to anal sex is a different kind of sex. It is a different sexual activity. So that novelty or new, trying something new. Thirdly, which is a biological reason, is कि जो anus है, it is rich in nerve endings. कई लोग रिलेशनशिप को स्पाइस अप करने के लिए एक कभी वंस और ट्वाइस एक थर्ड पार्टनर को इंट्रोड्यूस करने का भी सोचता है। इट इज सॉर्ट ऑफ अ फैंटेसी थ्रीसम। ऐसे में क्या रिलेशनशिप सरवाइव कर पाती है? हर एक डिसीजन का लाइफ में प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। प्रॉज लगता है सेक्सुअल एक्साइटमेंट, सेक्सुअल वैरायटी। कॉन्स हो सकता है इनफिडिलिटी, चीटिंग, कंपैरिजन। सपोज आप थ्रीसम कर रहे हो और सामने वाला कह रहा है कि उसके साथ मुझे ज्यादा अच्छा लगा, तो ये BDSM एक अलग दुनिया है। तो पहले तो यार आप मेरे को समझाओ कितना कॉमन है और किस तरीके से इंसान को प्रोसीड करना चाहिए, कहाँ पे सेफ्टी है, कहाँ पे नहीं है। BDSM is not about surprise. Everything needs to be discussed or communicated while, before, after and during. हेलो बाबा, वेलकम टू बाबा कास्ट। बाबा, आज के दिन हम लोग सेक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो है सेक्सुअलिटी एजुकेटर एंड फिजिकल इंटीमेसी कोच। इनकी जिंदगी की लाइफ की स्टोरी है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि बहुत जल्दी उम्र में 21-22 की उम्र में इनकी शादी हो गई, फिर बेटा हो गया और धीरे धीरे जो रिश्ता है उसमें से सेक्स खत्म हो गया। 6 साल इनकी जो शादी चली है, दैट वाज अ सेक्सलेस मैरिज। और जब ऐसा चल रहा था तो खुद एक लेखिका हैं, तो इन्होंने उसके बारे में लिखना शुरू किया, ब्लॉग्स लिखने शुरू किए और लोगों ने कनेक्ट किया। लोगों ने बोला यार ये तो हमारी भी परेशानी है। और जब इन्होंने देखा कि जो इनकी परेशानी है ये बहुत और लोगों की भी परेशानी है, तो इनकी क्यूरियोसिटी उसमें बढ़ गई और इन्होंने फाउंड की एक कंपनी जिसका नाम है गेट इंटीमेसी, जो कि आपको सेक्सुअल काउंसलिंग और एजुकेशन प्रोवाइड करती है। और इसमें इन्होंने 10,000 से भी ज्यादा लोगों की मदद की है। लेकिन एक सवाल यहाँ पे उठ जाता है कि सेक्स जैसा गंभीर विषय, और जब इनके बारे में हमारी गेस्ट बात करती हैं तो ये कैसे क्वालिफाइड है, और ये बहुत बढ़िया सवाल है। तो जब मैं इनके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि इसके सर्टिफिकेशंस होते हैं, कोर्सेज होते हैं जो इन्होंने किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक अमेरिकन एसोसिएशन फॉर सेक्सुअलिटी एजुकेटर्स, काउंसलर्स एंड थेरेपिस्ट है, तो ये एक तरीके से गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है सेक्स एजुकेशन में। तो वहाँ से इन्होंने डिज़ायर एंड अटैचमेंट में, पोर्नोग्राफी एंड मास्टरबेशन में, पेरीनेटल लेसन्स में इन्होंने सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं। और जैसे इन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में एंड माइंड सिंक प्रोग्रामिंग में, इन्होंने सर्टिफिकेशन किया हुआ है ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड स्टेबलाइजेशन ट्रीटमेंट में एकेडमी ऑफ थेरेपी विजडम से। तो मतलब इतना सब कुछ सीखा है, जाना है, उसके बाद ये हमें समझाने वाली और हमारी काउंसलिंग करने वाली बनी है। तो अब तक तो जैसे ये ऐसा नीश फील्ड है कि जितना मैंने बता दिया आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। फिर भी मेरे साथ आप बढ़िया दिल से वेलकम कीजिए और एक्साइटेड हो जाइए इस कॉन्वर्सेशन के लिए। तो विद मी लेट्स वेलकम ऑन पॉडकास्ट पल्लवी बनवाल जी। थैंक यू हिमांशु, यहाँ पे मुझे इनवाइट करने के लिए। तो सबसे पहले तो सीधे मुद्दे के सवाल पे मैं आता हूँ, क्योंकि आप कितने क्वालिफाइड है वो तो हम सबको ऑलरेडी पता है। तो सबसे पहले एक आदमी का सबसे बड़ा डर और प्रॉब्लम की मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वो है कि यार एक प्री मैच्योर इजैकुलेशन, ये हो तब भी डर लगता है, ना हो तब भी डर लगता है, मतलब कि कभी कब हो जाए मेरे साथ। तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, क्यों होती है, सॉल्यूशन क्या है? जनरली
मैं कहूँगी 90% से ज़्यादा केसेस में साइकोलॉजिकल प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है, साइकोलॉजिकल कॉजेज होते हैं। इसमें एक कॉज होता है एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी। देखिए मेजॉरिटी ऑफ मेन है ना जो अपना सेक्स लाइफ शुरू करते हैं, वो शुरू करते हैं एज अ प्रीमैच्योर इजैकुलेटर, क्योंकि एक्साइटमेंट हो सकता है, उनको पता नहीं है, और उस केस में स्खलन हो सकता है। लेकिन क्या होता है, कई सारे जो लड़के हैं या फिर मेन है, उनके दिमाग में एक डर बैठ जाता है, एक बीज बैठ जाता है। वो बीज धीरे धीरे बड़ा होते जाता है। और कैसे बड़ा होता है, आप खुद उसको फीड करते हो, आप खुद उस बीज को फीड करते हो कि अच्छा हो गया, क्या पता अगली बार हो गया तो, अगर अगली बार भी होगा तो क्या होगा, वो मैं एम्बैरस हो जाऊंगा उसके सामने, और वो मुझे जज करेगी, या वो मुझे एक लड़के ने ये भी कहा था, मुझे ये डर है कि वो अपनी सहेलियों को जाके इस सिचुएशन के बारे में बताएगी कि देखो इस लड़के के साथ मैंने सेक्स किया, इसे तो संभला ही नहीं। मतलब ये भी डर है कि मैं सबके सामने मेरी मतलब इज्जत की हो जाएगी, इज्जत खराब हो जाएगी। तो ये फियर बहुत बैठ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी ने ऐसा इम्प्रेशन बना दिया है कि एक आदमी के ऊपर ही सारा दारोमदार है, उसके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी है, उसको ही कैरी करना है। तो अगर फेलियर है सेक्स में, अगर फेलियर है तो वो उसका फेलियर है। मैं हमेशा कहती हूँ कि फेलियर चाहे किसी का भी हो, वो रिलेशनशिप फेलियर है, वो किसी एक इंसान का फेलियर नहीं है ना। हार जीत जो होती है वो रिश्ता भी हारता है। तो ये चीज उनको ये नहीं लगता है, उनको लगता है मेरी मेरी ये हार है, मैं अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया। दूसरा ये भी होता है कि जैसे मैं जिम तो जा रहा हूँ, मैंने इतने डॉले शॉले बना लिए हैं, मैं तो इतना माचो मैन हूँ, लेकिन वहां जाके मेरे साथ ये हो रहा है। तो वो ना इस चीज के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते कि ठीक है, अगर आपने जिम में मसल्स बना ली हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वल्नरेबिलिटी खत्म हो गई है, हम्म। आप फिर भी वल्नरेबल हो। तो वो, क्योंकि पता है मैंने एक ऐसे इंसान को डेट किया है जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन था, जो कि ये दोनों कॉमन प्रॉब्लम, और ही वाज अ बाइकर। मतलब वो बाइक रेसेस करना और बाइकिंग वाली लाइफ होनी जो है, बहुत उसके पास बेशुमार बाइक्स थी अच्छी, मतलब जो भी एक्सपेंसिव बाइक्स थी, उसके पास बाइक कलेक्शन था। तो उसने अपने आप को इस तरह से शो किया था कि मैं जिम जाता हूँ, मैं बाइकर हूँ, मैं अपनी कंपनी चलाता हूँ। उसकी जीवन का ऑफ माचो। उसके जीवन का जो ये राज था कि उसको ईडी है, ये उसने किसी को पता चलने नहीं दिया, मुझे भी नहीं पता था, और वो वाइग्रा खाता था। और ये सिलसिला 3 महीने तक चलता रहा हमारे बीच। और एक दिन उसके अंदर शायद ये गिल्ट था, क्योंकि वो मुझे दिखाता था, उसने मुझे कहा देखो मैं कितना स्ट्रांग हूँ ना, मेरा इरेक्शन तो जाता ही नहीं है। वो इस बात को एज अ मतलब ब्रैग करता था इस बात को लेकर कि देखो मेरा इरेक्शन देखो जाता ही नहीं। मैंने कहा भाई ठीक है, अब मुझे तो जो पेन होता था अलग बात है, क्योंकि वो उसने इतनी गोलियां खा ली थी कि शायद उसका हद से ज्यादा उसका हार्डनेस होता था, जो मैं नहीं संभाल पा रही थी। पर मैं भी कच्ची थी उस टाइम पे। तो एक दिन उसने बहुत ही मतलब, हम लेटे हुए थे हमारे बीच, मुझे याद नहीं सेक्स हुआ था या नहीं हुआ था, अचानक से बोलता है मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मैंने कहा कहो। मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं गोलियां खाता हूँ। हम्म। तो क्या रिएक्शन था आपका जिस टाइम पे आपको ये? पहले मैं खुद इतनी मतलब मैच्योर नहीं थी इस सब्जेक्ट के मामले में, पर मुझे एक समय को ये लग गया, क्योंकि उसने मुझे इतना बढ़ा चढ़ा कर अपनी पर्सनालिटी को, क्योंकि कई बार लड़कों को ऐसा होता है कि हमको लड़की को इम्प्रेस करना है, तो हम एकदम बिल्कुल अपना माचो माचो मैन अवतार में जाएंगे, हम स्ट्रांग हैं, हम ऐसे हैं, हम बहुत सक्सेसफुल हैं। पर ये ऐसी चीज़ है कि एक लड़की को समझ भी नहीं आता कि उसका करे क्या, क्योंकि उसको नहीं पता है, इस चीज़ को वो फिक्स नहीं कर सकता है अकेले। हाँ। तो वो गोली खा लो। सबसे ये है कि मेरे पास कितने आदमी आज भी आते हैं, हमें पिल्स बताइए। वो पता है वो इस चीज़ में जाना ही नहीं चाहते हैं। उनको लगता है क्विक फिक्स मिल जाए कि किसी तरह से इस समस्या से निजात हो जाए। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक तो दो चीजें आपने बोली। एक तो ये था कि होता क्या है कि जब हम लोग सेक्स के लिए जाते हैं एज अ मैन, तो हमें लगता है ये एग्जाम देने जा रहे हैं, आखिरी में हमें एक रिपोर्ट कार्ड मिलेगा फ्रॉम द गर्ल कि हम पास हुए या फेल हुए, है ना। इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाए या कोई भी और प्रॉब्लम होगी तो भैया हम फेल हो गए, वी डिडंट डू वेल, है ना। तो इसीलिए ये पिल्स वगैरह ले लेना या फिर ना बताना या जबरदस्ती का माचोपन या डोमिनियन दिखाना, वो सब एक उस तरीके से वो इनसिक्योरिटी से आता है। और यहाँ पे मुझे समझना है कि पिल करती क्या है, बिकॉज अभी
2-3 दिन पहले की बात है, मैं शेव कराने गया था। तो शेव कराने गया था तो जो मेरा जो लड़का है जो शेव करता है 18-19 साल का ही है। तो बोला है भाई आज मेरे साथ कांड हो गया। मैंने बोला क्या हुआ? तो बोला कि यार मेरा जो साथ वाला है उसने बोला भाई ये मीठी गोली है चूस ले। मैं ऐसे चूसने लग गया फिर निगल ली और थोड़ी देर बाद बॉडी एकदम वार्म अप हो गई। मेरे को बहुत तगड़ा मतलब इरेक्शन हो गया और मुझे पता चला कि अगले ने मुझे वाइग्रा खिला दी है। तो ये और मैंने और जगह भी देखा है लड़के बड़ा करते हैं अगले के खाने में मिला दिया ये करके बड़ा वैसा मिसयूज है। वी डोंट अंडरस्टैंड कि ये करती क्या है। तो पहले ये जो पिल्स है वियाग्रा क्या करती है वियाग्रा? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे मर्दों को ये पता नहीं है। उनको बस रिजल्ट से मतलब है कि ये गोली खा के मुझे इरेक्शन आ जाएगा। गोली अंदर क्या कर रही है? गोली अंदर वाइग्रा एक एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो क्रिएट करती है बॉडी में उस मेडिसिन से, जिससे कि जो ह्यूमन पीनस है उसमें कोई बोन नहीं है। तो जो पीनस हार्ड होता है, ऐसा नहीं कोई बोन है जिससे वो हार्ड होता है। वो हार्ड इसलिए होता है क्योंकि उसमें वो ब्लड जाता है और उसके बाद क्या होता है, एक लॉकिंग सिस्टम जैसे होता है कि पीनस जहाँ पे आपका पीनस आपकी बॉडी से अटैच्ड है वहाँ पे एक लॉकिंग सिस्टम होता है। तो ब्लड गया और वो लॉक हो जाता है, जिससे वो ब्लड उस जगह पे होता है, उस जगह पे रहता है और जैसे ही बॉडी का अराउजल कम हो जाता है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, वो लॉक खुल जाता है, तो वो ब्लड वापस बॉडी में चला जाता है। तो पिल क्या करती है, वो ब्लड पंप करती है। उसका और कोई कारण नहीं है, मतलब उसका और भी कोई यूज नहीं है। जैसे कि वो एक इंसान को अच्छा जो सेक्स के लिए अच्छी फीलिंग्स, अच्छे सेंसेशंस जो होना चाहिए, उसमें पिल का कोई भी रोल नहीं है। इसीलिए कई बार एक आदमी ऐसा भी होता है, जैसे वो कहता है कि मुझे तो कुछ फील नहीं हो रहा है, मैं अभी भी टेंशन में, पर मेरा पीनस हार्ड हो गया है। हाँ। तो ये बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन होती है क्योंकि वो सिर्फ सिर्फ ये काम करती है कि आपकी उस एरिया में ब्लड चला जाए। लेकिन सेक्स इज नॉट जस्ट अबाउट दैट, सेक्स इज अबाउट इमोशंस, थॉट्स, सेंसेशंस। उसमें पिल का कोई रोल नहीं है। तो सिर्फ पिल पे डिपेंडेंसी बिना किसी जानकारी के कि मुझे एक अच्छे थॉट्स होना चाहिए, क्योंकि कई बार वो ब्लड फ्लो इसलिए नहीं जाता है क्योंकि आप इतने घबराए हुए हो। अब देखिए इरेक्शन कैसे आता है, मतलब इरेक्शन का जो सिस्टम है मैं वो समझाना चाहूंगी दर्शकों को बिल्कुल बिल्कुल। कि जब एक आदमी के अंदर एक वो स्टिमुलस रिसीव करता है, वो स्टिमुलस चाहे वो किसी को देखकर या किसी को छूकर, उसको वो एक स्टिमुलेशन मिलती है। उस स्टिमुलेशन से ब्रेन में ऐसे सिग्नल्स आते हैं जो ब्रेन कहता है अच्छा ये तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो ब्रेन हार्ट को डायरेक्ट करता है और बाकी ब्लड वेसल्स को, जहाँ पे एक कहीं ना कहीं बॉडी में एक थरथराहट, सनसनाहट फीलिंग आनी शुरू हो जाती है और उससे क्या होता है, ब्लड फ्लो जाता है। ये पूरा एक सिस्टमिक साइकिल है। बट अब अगर इसको रिप्लेस कर दे, अब ब्रेन में प्लेजरेबल सेंसेशन जाने की जगह डर और घबराहट है। ब्रेन को लग रहा है कि पता नहीं मैं फेल तो नहीं कर जाऊंगा, पता नहीं क्या होगा, कहे मैं फिर से तो नहीं होगा, ये बात जो आती है तो ब्रेन डर जाता है। अब उस डर में ब्रेन कैसे सिग्नल भेजेगा कि भाई जाओ एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो करो। उस टाइम पे ब्रेन के अंदर एक थ्रेट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, मतलब सिस्टम थ्रेट में है। तो ब्रेन उस टाइम पे जो साइन कहाँ भेजता है, वो पैरों में भेजता है। वो जो एक्स्ट्रा ब्लड कहाँ जाता है, वो आपके पैरों में जाता है ताकि आप भाग सके। मतलब ब्रेन को लगता है कि बचाओ बचाओ ये तो टाइगर आ गया वाली सिचुएशन है। ब्रेन को नहीं पता है कि टाइगर और परफॉर्मेंस एंग्जाइटी जैसा, अगर आप एक टाइगर को देख के आपको फील होगा, जो डर आएगा ब्रेन को, सेम आपको उस बेडरूम में उस सिचुएशन में आपको देखकर वो डर आएगा। तो ओ, वो लड़की टाइगर बन गई आपके लिए कि तो मैं फेल हो जाऊंगा, तो ब्रेन कहता है चलो भागो यहाँ से। अच्छा इस वजह से अ, जो इरेक्टाइल है वो होता ही नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अब ये है कि जैसे अब इरेक्शन हो चुका है, ठीक है, तो मतलब तुम्हारा वो डर तो तुम्हारे दिमाग में नहीं चल रहा है, लेकिन अब ये है कि तुम लास्ट नहीं कर पाए हो। अब वहां पे क्या रीजन आ गया कि लाइक जो लॉन्ग लास्टिंग का होता है कि कुछ टाइम तक चल पाने का वो नहीं हो पाया। अब क्या हुआ? सो साइकोलॉजिकल कारण तो एक है ही, जो मैंने बताया कि स्ट्रेस। इसमें एक होता है कि आपका अपने अंदर स्ट्रेस है, अपने अंदर खुद के आप उसमें आप उलझे हुए हो, खुद के चक्रव्यूह में उलझे हुए हो, आपके खुद ही के थॉट्स है। दूसरा पार्टनर रिलेटेड हो सकता है, जहाँ पे आपका पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अभी मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों इस सेक्स एजुकेशन काम में, हम लोग, वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं मेरे काम में।
तो उन्होंने अपने जीवन का एक इंसिडेंट बताया कि एक बार वो कैसे ऑफिस से घर आए एंड वो उस समय किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे और उन्होंने कहा मैं बहुत टायर्ड था। तो हमने जब डिसाइड किया हम सेक्स करते हैं, मेरे अंदर कुछ हुआ ही नहीं। तो उसने कहा कि लड़की ने कहा कि मतलब तुम तो क्या है, तुमसे हो ही नहीं रहा है। एंड ट्रॉमेटिक। हाँ, उस चीज को उन्होंने यही बोला कि एक लड़की एक आदमी का कॉन्फिडेंस तोड़ सकती है। तो पार्टनर नॉन कोऑपरेशन सेकेंड रीजन है कि पार्टनर के साथ जो कोऑपरेशन मिलना चाहिए वो पार्टनर कोऑपरेट नहीं कर रहा है। जैसे एक सेक्सोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नातीश प्रभु, उन्होंने कहा कि मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं, ऐसे प्री मैच्योर इजैकुलेशन केसेस आते हैं, मैं औरत को बोलता हूँ भाई परफॉर्म सिर्फ वो नहीं करेगा, तुम्हें भी परफॉर्म करना है, मतलब तुम्हें भी कुछ करना है। तुम सिर्फ ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुम बस लेट जाओ, और द मैन ऑल्सो नीड्स टू बी अराउज्ड। उसके एक आदमी को जब तक वो अराउजल नहीं आएगा उसका पीनस रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो अराउजल एक टीम वर्क भी होता है, मतलब वो अपने आप को कैसे अराउज कर सकता है, आपको भी तो उसमें आपका भी तो रोल बनता है कि एज अ पार्टनर आप अपने पार्टनर को टच करो, उसको उसको वो एश्योरेंस दो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, वी कैन हैव प्लेजर इन मेनी अदर वेज। पर वो औरत को भी कम्युनिकेशन नहीं करना आता क्योंकि उसके अंदर वो शर्म है, वो खुलकर नहीं बोल सकती कि कोई बात नहीं, हम ये ट्राई करते हैं, हम वो करते हैं, वो एंथुसियाज्म नहीं दिखाती। हाँ, ये बड़ा चेंज करता है। प्लस अब जैसे अगर जो विमेन है वो भी इंथुसियास्टिक है इसको लेके, तो पोजीशन चेंज रेगुलरली हो सकता है कि ठीक है कि भाई आप लेट्स से कि अभी मैं डोमिनेटिंग पोजीशन में हूँ, और उसके बाद अगर जिस टाइम पे विमेन डोमिनेटिंग पोजीशन में आ जाती है, तो अब वो पूरा रिदम चेंज हो गया ना। तो जब रिदम मैं जितनी बार ब्रेक होता है तो दैट हेल्प्स, राइट? मैं आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आई कि मतलब खुद मेरे अंदर, मैंने कहते हैं कि जब तक आपने अपने अंदर चेंज नहीं देखा, आप दूसरों को क्या ही करोगे। एक बार मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच अच्छी हमारी अच्छी सेक्स लाइफ है, तो एक बार क्या हुआ कि वी वर हैविंग सेक्स इंटरकोर्स एंड उनका जो पीनस है, आई टुक इट इन माई हैंड एंड आई लेड इट इनटू माई बॉडी एंड ही वाज लाइक इट्स सो गुड। मतलब कि एक मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है कि मुझे, अगर एक औरत, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि वो गाइड कर सकती है एक आदमी को, मतलब शी कैन होल्ड द पीनस एंड शी कैन गाइड इट इन हर बॉडी। एक आदमी के लिए वो कितना बड़ा स्ट्रेस रिलीवर है, उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। और पता है इस चीज़ में मैंने, क्योंकि हमने बहुत बार ये चीज़ हमने ट्राई किया और मैंने देखा है कि पीनस अगर वो सॉफ्ट भी है, पर वो जब एक वुमन की फीमेल की वजाइना में जाता है और अगर उस टाइम पे उसको सेंसेशन मिलती है, वो अपने आप वजाइना के अंदर स्ट्रांग हो सकता है। सो सॉफ्ट पीनस इंटरकोर्स लोगों को पता नहीं है कि इंटरकोर्स सॉफ्ट पीनस के भी थ्रू हो सकता है, लेकिन वहां पे एक औरत को गाइड करना पड़ेगा। ओके। और एक वो भी हो जाता है कि अगर इफ शी इज होल्डिंग एंड गाइडिंग इट, तो एक हो जाता है कि यार वी आर इन दिस टुगेदर, कि भाई अब जो प्लेजर हमको सेक्स से लेना है वो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। तो जब तो एक एश्योरेंस आ गई, तो दिमाग से जो मेरी प्रॉब्लम थी, जो मतलब एंजाइटी हो रही थी, वो कम हो गई कि भाई सिर्फ मेरे ऊपर ही नहीं है, हम दोनों मिलके करेंगे। अब यहाँ पे एक, जैसे हम लोगों ने अभी पीनस की बात कर रहे थे, तो पीनस साइज एंड गर्थ की लंबाई और चौड़ाई कितना इंपॉर्टेंट होता है। एंड वो भी मैं कहना चाहूंगा इस जमाने में जहाँ पे यार पूरी दुनिया जहाँ के डिल्डो मौजूद है, राइट? कि आपको जिस शेप में चाहिए, जितना बड़ा चाहिए, दैट इज अवेलेबल। तो ऐसी दुनिया में एक पीनस साइज और गर्थ की क्या इंपॉर्टेंस कामा सूत्र में बहुत अच्छा एक दिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि एक आदमी का जो पीनस है और एक औरत का जो वजाइना है, उसकी कॉम्बिनेशंस अगर सही नहीं बैठ रहे हैं तो इट कैन क्रिएट सेक्सुअल पेन और सेक्सुअल डिसैटिस्फैक्शन। मतलब दोनों केसेस हो सकते हैं कि एक औरत का वजाइना बड़ा है और आदमी का पीनस छोटा है, या फिर एक आदमी का पीनस बड़ा है और औरत का वजाइना छोटा है। तो ये दो कॉम्बिनेशंस तो यहाँ पे हो गए। तो सिर्फ यहाँ पे पीनस की बात नहीं होती है, सिर्फ वजाइना का साइज भी जो होता है कि क्या उसकी वजाइना में ज़्यादा टाइटनेस है, या ये उसके मेंटल स्टेट पे भी डिपेंड करता है, औरत के मेंटल स्टेट में, क्योंकि ये दोनों जो जेनिटल्स हैं, यौनांग है, ये मसल्स हैं, दे आर मस्कुलर ऑर्गन्स। तो मसल रिलैक्सेशन और मसल कॉन्ट्रैक्शन, वेजाइना एक मसल है, तो वेजाइना बिल्कुल इलास्टिक बैंड की तरह होता है, मतलब वो खींच सकते हैं और वो कम भी हो सकता है, कम ज़्यादा। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आदमी है तो वेजाइना आदमी के पीनस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है, अपने आप को अकोमोडेट कर सकता है।
मेरे हिसाब से साइज वाली कोई बात ही नहीं है। और सबको लगता है कि हमारा साइज छोटा है, बट मेजॉरिटी ऑफ मेन दे आर ऑफ ओके साइज। और ये जो कहना कि जिसका साइज बड़ा है सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, मैं कहती हूँ डोंट फोकस ऑन साइज, फोकस ऑन स्किल्स। क्या वो पता होना चाहिए उससे करना क्या है। सिर्फ बंदूक होने से किसी को नहीं मार सकते ना, गोली चलाना, एम करना, निशाना लगाना, ये सब भी तो आना चाहिए। हाँ, तो मतलब ये जैसे ठीक है, हम जो बात करते हैं हम सेक्स की, जो बहुत इंटेंस होता है, और एक सर्टेन डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं जो सेक्स में डोमिनेशन, एग्रेशन बाय चॉइस, जैसे कि जो पूरा एक बीडीएसएम जो है ब्रांच ऑफ सेक्स कह लीजिए, हाँ, वो उसमें डिस्कस करनी है मैंने लेटर। हाँ, यस। तो वो है। पर पता है प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग सिर्फ सेक्स को ना बंदूक समझ लेते हैं कि सेक्स से सिर्फ गोली चलानी है। प्लीज, ये एक एस्पेक्ट हो सकता है जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, हाँ, ये सा तो इसके अलावा भी एक सेक्स सॉफ्ट सेक्स हो सकता है, ग्रेसफुल सेक्स हो सकता है। एक बार मुझे याद है कि मेरी बहुत कुछ मेरे लाइफ में सेटबैक हुआ था, और मैं सेटबैक से बहुत जूझ रही थी। और उस टाइम पे मेरे हस्बैंड मेरे पास आए, हमारे बीच सेक्स नहीं हुआ, बट हमारे बीच बहुत अच्छी इंटीमेसी हुई, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि गिल्ट भी हो रहा था कि मैं तो इतने पेन में हूँ, इतना बड़ा हादसा हो गया लाइफ में, मैं कैसे सेक्स एंजॉय कर सकती हूँ। फिर मुझे समझ में आया कि सेक्स इज नॉट ऑलवेज अबाउट एंजॉयमेंट, सेक्स इज ऑल्सो अबाउट कनेक्शन, सेक्स इज ऑल्सो अबाउट केयर। क्योंकि आपकी बॉडी को कोई इस तरह से छू रहा है जहाँ पे वो आपको कंफर्ट कर रहा है, वो अपने सिर्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं छू रहा आपको कि चलो मुझे। तो मैं ये बोलूंगी कि सेक्स के बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, जिसमें इंटेंसिटी, एग्रेशन और बंदूकबाजी सेक्स जो है, डेफिनेटली मैंने भी वो बंदूकबाजी सेक्स की है। हाँ। लेकिन प्लीज उस पे सिर्फ अपना फोकस ना रखिए, और भी जो उसके लेयर्स हैं और जो फ्लेवर्स है, जैसे आइसक्रीम शॉप में आप जाते हैं ना, तो आप देखते हैं वहां पे वो जो लगा रहता है आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर्स, वनीला, कैरेमल, चॉकलेट, चीकू, स्ट्रॉबेरी, है ना, और भी जितने अलग अलग तरह के, टूटी फ्रूटी, कई सारे फ्लेवर्स हैं। तो अब सोचो आपके पास सिर्फ वनीला है तो आप कैसे एंजॉय करोगे। सेक्स के भी फ्लेवर्स होते हैं। हाँ, जैसे जो लोग अभी पहली बार करने वाले हैं या फिर किसी नए पार्टनर से मिलने वाले हैं, यहाँ पे आपने बहुत बढ़िया मुद्दा पर थोड़ा सा आपने प्रकाश डाला है कि अभी अब जैसे जिन लोगों का पहली बार होने वाला है या किसी नए पार्टनर के साथ होने वाला है, या वो लोग जिनको ज्यादा नहीं पता, अगर एक विमेन बॉडी को अगर कोई अप्रिशिएट करना चाह रहा है कि भाई उसको कहना है कि आज का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया होना चाहिए, तो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इरोजिनस लाइक जो सेंसिटिव पार्ट है एक विमेन की बॉडी में। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। मैं जो कहती हूँ कि आपकी जो पूरी स्किन है वो इरोजेनस जोन है। हाँ, और इसको थोड़ा सा मैं बेटर क्वेश्चन करना चाहूंगा यहाँ पे कि हाउ टू प्लेजर अ विमेन, कहाँ से शुरू करें एंड कैसे पूरा आगे बढ़े इन जनरल। देखिए, ये टीम वर्क है, सेक्स एक टीम वर्क है। सो सिर्फ एक आदमी के कंधों पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना और अकाउंटेबिलिटी डालना कि तुम्हें वुमेन को प्लेजर करना है और इसमें उसका कोई रोल नहीं, आई थिंक ये बहुत ज्यादती हो जाएगी। बिल्कुल। ठीक है, इसमें एक औरत का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि शी इज द गाइड। जैसे आप किसी नए शहर में जाते हो, आपको बिल्कुल उस शहर के बारे में पता नहीं है, लेकिन आप वहां पे किसी लोकल गाइड को रखते हो क्योंकि वो वहां रहता है। ठीक है, आप आपको वो गाइड हर जगह उसकी स्टोरी खूबसूरत एग्जांपल है। यस। आपको वो गाइड उस शहर की हर एक छोटी नुक्कड़ में, या यहाँ पे ये होता था, यहाँ की ये कहानी है, वो उस गाइड को पता है, आपको नहीं पता है। तो एक आदमी और औरत का जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, उसमें वो औरत उसी गाइड की तरह है। उसको उस आदमी को बताना पड़ेगा कि मेरे इस एरिया में मुझे यहाँ पे ये फील होता है, क्योंकि वो जब टच करेगी अपने आप को। इसीलिए बहुत सारी औरतें सेल्फ प्लेजर नहीं करती हैं, दे हैव सो मच शेम। और या तो वो सेल्फ प्लेजर करेंगी, वो सिर्फ उनको अपने योनि को रब करना, या वो अपनी बॉडी को इन्वॉल्व ही नहीं करती हैं। तो बेचारा आदमी, लिटरली मैं यही कहूंगी कि वो बेचारा ही है कि उसको नहीं पता है। और आपको अपनी शर्म त्यागनी होगी। शर्म औरत का गहना है। और आप बेशर्म नहीं हो सकते हो। मतलब बेशर्मी, आप समझते हैं कि हमने जो वर्ड यूज किया है बेशर्म हो क्या, पर मुझे लगता है कि बेशर्म होने में कैसी शर्म। हाँ, मतलब ये वाली चीजें शर्म के साथ हो ही नहीं सकती अच्छी ना। हाँ, शर्म, मतलब शर्म का पूरा पर्पस क्या है। सेक्स जो है वो एक वल्नरेबल मोमेंट है, उसमें आप लिटरली अपने सारे लेयर्स को उतार फेंक कर आप उस मोमेंट में उस पार्टनर के साथ एक होते हो। तो वहां पे वो शर्म ब्लॉक कर सकती है। लेकिन ये चीज वही बात है कि इतनी कंडीशनिंग हुई है औरतों की जब बड़े होते हुए कि नहीं, तुम तो घर की इज्जत हो,
और जो औरतें बहुत ज़्यादा सेक्सुअली ऐसे होती हैं, बोल्ड होती हैं, वो स्लट होती हैं, वो तो वेश्या होती हैं, वो लूज कैरेक्टर होती हैं। ये लिटरली लड़कियों के अंदर ये डाला गया है, घुट्टी घोल कर पिला के हम लोगों को बड़ा किया गया है। तो ये निकलना बहुत मुश्किल है। मतलब कि ये शर्म जो है, मुझे पता है मेरी कई सारी फीमेल फ्रेंड्स हैं, मैं उनकी इंस्टाग्राम हैंडल्स देखती हूँ, कहीं ना कहीं मुझे सभी में गुड गर्ल अवतार लगता है। और मैंने सेक्सुअली मतलब हमारे यहाँ इंडिया में 2-3 एग्जाम्पल्स होंगे। तो मैं सेक्सुअल मतलब मैं बताऊंगी कि सेक्सुअल बोल्डनेस का मतलब वो नहीं है कि नोरा फतेही और सनी लियोनी, आपको वो नहीं बनना है। सेक्सुअल बोल्डनेस का मतलब है कि आप सेक्स के बारे में खुलकर बात कर सकते हो। कितनी औरतें हैं सोसाइटी में जो सेक्स के बारे में बात कर सकती हैं? बहुत कम आई थिंक। सो इंटेलेक्चुअल सेक्सुअल बोल्डनेस, देखिए एक हीरोइन है जिसको पैसे दे दिए जाते हैं, वो आइटम गर्ल बन जाती है, दैट इज नॉट सेक्सुअल बोल्डनेस, दैट इज सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन। क्योंकि वो इसलिए करी क्योंकि आदमी लोग जाएंगे और सीटियां बजाएंगे हॉल में, तो वो शी इज नॉट सेक्सुअली बोल्ड। वो जो डर्टी पिक्चर आई थी मूवी जिसमें विद्या बालन को दिखाया गया एज अ सिल्क स्मिता, जहाँ पे उसका पूरा ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है, हाँ। ठीक है वो खड़ी है, लेकिन हमने सबने देखा उस मूवी में कि उस हीरोइन को उसके नितंबों के लिए, उसके ब्रेस्ट स्तनों के लिए, उसके हेवी हिप्स के लिए उसको पूरा मटेरियलाइज किया गया सिनेमा में। तो हम इससे बहुत सारी औरतें कहती नहीं हम वो नहीं बन सकते, हम सनी लियोनी नहीं बन सकते, हम आइटम गर्ल नहीं बन सकते। लेकिन इंटेलेक्चुअल बोल्डनेस इज वन ऑफ द मैच्योरेस्ट थिंग कि आप सेक्स को लेकर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड में, ऑर्गेज्म को लेकर, इंटीमेसी को लेकर आप अपने विचार प्रकट कर सकते हो, बात कर सकते हो। तो मतलब जैसे आपने भी बताया कि अगर आपको एक्चुअली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करना है, बहुत अच्छा सेक्स चाहिए, तो सबसे पहले बात करो। समझो कि दूसरे इंसान को, जो लड़की है जिसके साथ जो आपकी पार्टनर है, उसको पसंद क्या है। किसी के लिए कान के पीछे इरोजेनस जोन होता है, किसी के लिए बिल्कुल। नेक होता है, किसी के लिए ब्रेस्ट है, किसी के लिए कमर है, किसी के लिए फ्रंट नेवल साइड है, किसी के लिए बैक साइड है ना? तो सबके अलग-अलग है, किसी को क्लिटोरिस में मज़ा आता है, किसी को फिंगरिंग में मज़ा आता है, तो सबका अलग-अलग नेचर है कि उन्होंने क्या एक्सप्लोर किया हुआ है। तो जो नॉलेज उनके पास ऑलरेडी है, वो ले लो ना सबसे पहले। वहाँ से शुरू करो, ज़ीरो से क्यों शुरू करना? बिल्कुल। अब यहाँ से मैं थोड़ा-सा रिलेशनशिप्स के बारे में जानना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हमने एक इंडिविजुअल्स के बारे में अब तक काफ़ी डिस्कस कर लिया। एक रिलेशनशिप में, जैसे आपके इंट्रोडक्शन में भी मैंने बोला था कि आप 6 साल की सेक्सलेस मैरिज में रह के आए हो। तो सेक्सलेस मैरिज होती क्यों है? एंड क्या टर्न अराउंड की जा सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा हिमांशु कि सेक्सलेस मैरिज क्या होता है। और मैं मुझ सबको ऐसा लगता है कि सेक्सलेस मैरिज का मतलब है कि मैरिज में सेक्स नहीं हो रहा है, पर मैरिज में सेक्स के साथ साथ बहुत कुछ नहीं हो रहा है। और ये बात पे हर किसी को गौर करने की ज़रूरत है कि जब सेक्स जाता है तो क्या क्या जा सकता है। जैसे कि अभी क्या हुआ हाल में ही, मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग घर पे थे और मेरे हस्बैंड ने पूछा व्हाट विल यू हैव फॉर डिनर, एंड आई सेड यू। पता है ये छोटी मोटी जो मजाक वाली बातें हैं, आप नहीं कर सकते अगर आप सेक्सुअली इंटीमेट नहीं हो अपने पार्टनर के साथ। मतलब जो छेड़छाड़ होती है, ये छेड़छाड़ जो होती है कि जैसे ये जो था एक छेड़ना वाला कि व्हाट विल यू हैव फॉर डिनर, आई सेड यू। तो ये इनडायरेक्टली आप सजेस्ट कर रहे हो कि एंड दिस मेक्स रिलेशनशिप सो फनी, ब्यूटिफुल, प्लेफुल। और ये चीजें सेक्सलेस स्पाउसेस के बीच नहीं होती है, छेड़छाड़ नहीं होती है, मजाक नहीं होता है उस तरह का मत। हाँ, और मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगी हिमांशु, जो कि बहुत एक सीरियस बात भी है। जैसे जब मैंने कहा कि आई वुड लाइक टू हैव फॉर यू, सो हम इसमें ये देखते हैं कि मेरे दिमाग में क्या इंप्रेशन आया उस टाइम पे कि ओके आई कैन फीस्ट हिम फ्रॉम माई आईज। कई बार ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड, बिकॉज वो डाइवर इंस्ट्रक्टर है एंड ही इज वेरी कंफर्टेबल विथ हिज बॉडी, और वो घूमते हैं और मैं उनको बस देखती रहती हूँ। मतलब उनका चाहे वो मैस्कुलिन चेस्ट है या उनके जो आर्म्स हैं, जो मुझे पता है मेरे आर्म्स पतले हैं और उनके आर्म्स थोड़े से हैवी हैं, या उनकी दाढ़ी, या उनके जो बाल हैं जो थोड़ा एक मैस्कुलिन बाल है। तो पता है मतलब हैविंग योर पार्टनर, मतलब फॉर सेक्स you can have your partner in so many ways. Like you can literally feast on your partner through your eyes. You are just feasting on the partner. वाओ! So ये जो एक है ना, ये एक जो ब्यूटी है कि मतलब आई जस्ट विश, क्योंकि पता है मैं बताती हूँ कि मैं एक कम्युनिटी रन करती हूँ, मुझे इंटरकोर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे इस बात से प्रॉब्लम है और कि लोग नहीं समझ रहे कि उनका पूरा
वो जब मेरे पास आते हैं ना, पूछते हैं कि हम अपनी सेक्स लाइफ को कैसे वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं, वो कहते हैं बताओ, और कैसे ओरल सेक्स कर सकते हैं, कैसे इंटरकोर्स कर सकते हैं। हमारा दिमाग स्टक है वहाँ पे। मैं कहती हूँ एक राइटर है जिन्होंने कहा कि बहुत ही पावरफुल कोट है, जिन्होंने कहा अगर तुम अपना ध्यान ऑर्गेजम से हटा दो, तुम सोचो ऑर्गेजम ही नहीं है, तुम देखो तुम्हारी सेक्स लाइफ में क्या परिवर्तन आता है। ओके। तुम हटा दो कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ऑर्गेजम है ही नहीं, क्योंकि तब तुम्हारे पास गोल नहीं होगा कि तुम्हें कहीं जाना है। यू विल स्पेंड सो मच टाइम एक्सप्लोरिंग एवरी इंच ऑफ योर बॉडी। मैं कहती हूँ अच्छा तुम्हें सेक्स लंबा करना है ना, हाउ टू हैव, ये क्वेश्चन बहुत आता है टाइमिंग का। मैंने कहा अपने पार्टनर की स्किन के एक एक इंच को एक्सप्लोर करो, एक एक इंच को। और हम लोग क्या करते हैं सेक्स में, आए बस कपड़े उतारो फटाफट, चलो कुछ कुछ टच करो, करो इंटरकोर्स। एक सबसे पहले तो अंधेरा कर दो। हाँ, एक टीचर है डायना रिचर्डसन, जिनकी बुक है स्लो सेक्स। उस बुक की शुरुआत उन्होंने की है कि स्लो सेक्स के बारे में बात किया है। उन्होंने कहा कि आई मेड लव विथ माई लवर फॉर 13 आवर्स। 13 घंटे की लव मेकिंग। मतलब आप सोचो कि 13 घंटे, अगर कोई कपल इस नॉन स्टॉप मॉडल पे चलेगा, वो तो 13 घंटे क्या, वो 13 मिनट या 13 मे बी 1 या 2 घंटे। पर अगर आपको 13 घंटे चलाना है, लिटरली आपको अपने पार्टनर की बॉडी को ऐसा देखना है कि आप आइलैंड पहुंच गए और आपको उसका एक एक नज़ारा, उसकी उसके बाल कैसे हैं, यहाँ पे छोटे हैं, यहाँ लंबे हैं, यहाँ सीधे हैं, यहाँ उलझे हुए हैं। इतनी बारीकियां हैं एक इंसान के शरीर में जो हम नहीं एक्सप्लोर करते। हाँ, और इतना ब्यूटीफुल दोनों बॉडीज का डिफरेंस है। अगर आप नोटिस करने में, अप्रिशिएट करने पे आओ तो टाइम तो कितना भी लग सकता है। और आपने जो सबसे मेन चीज बोली कि ऑर्गेजम को भूल जाओ, अब टारगेट है कि ऑर्गेजम आना ही नहीं चाहिए भाई। तो कितना आपका एंजाइटी खत्म हो गई। अब आप सिर्फ बैठे हो, वो बैठ के एक इंटीमेट, आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के बात कर रहे हो रैंडम चीजों के बारे में ही, चाहे तो वो भी तो इंटीमेसी का पार्ट है ना। तो अब बीच में ब्रेक्स इस तरीके से लिए जा सकते हैं तो इट कैन गो लॉन्ग। मैं और समझ रहा हूँ इतनी आपकी बात। प्यारी प्यारी टेक्निक्स है मतलब सेक्स थेरेपी में। मैं तो अमेज्ड हूँ कि ये सब चीज़ें दुनिया में आई नहीं है। लिटरली इंडिया में शास्त्र तो आ गया है, कामसूत्र शास्त्र आना भी ज़रूरी है। जैसे एक टेक्निक जो मैंने पढ़ी, एक सेक्स थेरेपी टेक्निक है, जिसमें है कि अ, आप इमेजिन करो कि आप देख नहीं सकते हो, ठीक है, और आपके पार्टनर की बॉडी जो है वो ब्रेल लिपि है। तो जैसे लोग ब्रेल को पढ़ते हैं ना, ऐसे ऐसे करके छू कर समझते हैं, क्योंकि उनके लिए वही है, उनके लिए वो अक्षर शेप्स हैं कि ये चीज़ है ऐसे से। तो आप आंखें बंद कर लो और आपका पार्टनर जो है वो ब्रेल है, उसकी बॉडी है, और उसको अपने हाथों से समझो, पार्टनर को डिकोड करो अपने हाथों से। मतलब आपके पास कोई तरीका नहीं अपने पार्टनर को डिकोड करने के लिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम आंखों से बहुत कुछ लेते हैं। हमारा जो साइट है वो सबसे स्ट्रांग सेंस है हमारे पांचों सेंसेस में। साइट इज द मोस्ट स्ट्रांग सेंस। तो कई बार देखने में हम स्पर्श जो है, जो टच सेंस है, वो कम हो जाता है। उसकी आई थिंक ये चीजें ही ना समझ पाना इज अ रीजन फॉर सेक्सलेस मैरिज, जो हमारा एक इनिशियल फिक्सेशन है क्वेश्चन था। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस। तो उनको लगता है कि भाई हम इंटरकोर्स नहीं कर सकते। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान दो कि इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी इज अ वे फॉर यू टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर थ्रू देयर बॉडी। कि भाई अगर मेरे पार्टनर जॉन है, तो जॉन को तो सिर्फ मैंने देखा है, पर क्या मैं जॉन के शरीर को फील कर सकती हूँ? कि मैं कह सकती हूँ कि मैं जॉन के शरीर को जानती हूँ, मैं जॉन को जानती हूँ, पर शायद मैं जॉन के शरीर को नहीं जानती हूँ। पर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पता है कि हाँ, जॉन का छोटा-सा उनका तोंद है, थोड़ा-सा निकला हुआ, एंड उनका शुरू से एक छोटा-सा उनका वो एक पाउच है। फिर जॉन की जो कहते हैं मैन बूब्स है, मुझे बहुत पसंद है। मुझे तो मैन बूब्स, मतलब मुझे अपने हस्बैंड के मैन बूब्स बहुत पसंद है। ऑल्दो उनको, क्योंकि कई बार उन्होंने मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी उन्होंने लाइव किया है, जहाँ पे ही हैज़ नॉट वॉर्न एनीथिंग एंड ही हैज़ बीन ट्रोल्ड, ओह दिस गाय हैज़ मैन बूब्स। मुझे तो बहुत इरोजेनस लगता है। मुझे लगता है वाओ, इट्स सो यम्मी एंड इट्स सो, जब मैं फील करती हूँ, मुझे लिटरली लगता है कि मैं ऐसे ऐसे हिला सकती हूँ। मुझे तो बहुत मजा आता है। तो हम अपनी बॉडी को हमने इतना जज किया हुआ है। तो सेक्सलेस मैरिज उनको लगता है, औरत कहती है क्या है, मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, बस सेक्स नहीं है। आदमी भी यही दिमाग में बेचारा वो भी डाल लेता है, वो मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, सिर्फ सेक्स ही नहीं है। इट्स नॉट अबाउट सेक्स, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग कनेक्शन थ्रू द बॉडी। बॉडी इज अ बिग पार्ट ऑफ इंटीमेसी। अच्छा हाँ, एक कडल करके रात को सोना वो भी तो इंटीमेट चीज है ना। आप किसी और इंसान के साथ तो ये नहीं करोगे।
तो ऐसे छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट और हो एक जाती बड़ी है। जैसे डबल स्टैंडर्ड वाली बात ये है कि अगर किसी सेक्सलेस स्पाउस को कहा जाए कि ठीक है तुम सेक्स नहीं करना चाह रहे हो, क्या तुम्हारा पार्टनर बाहर जाके वो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन ले सकता है, तो उन्हें ऐतराज है। क्यों ऐतराज है? ये डबल स्टैंडर्ड, ये हिपोक्रेसी क्यों है? तुम बिल्कुल बोलो कि कोई बात नहीं, मैं सेक्स नहीं कर पा रही हूँ पर मुझे तुम पे इतना ट्रस्ट है, मुझे तुमसे इतना प्यार है, तुम बाहर जाओ, अगर तुम्हें वो चीज़ कहीं से मिल सकती है, अनफॉर्चुनेटली मेरे हक बस में नहीं है। और मैंने, लेकिन यहाँ पे बताया क्या है हिमांशु, ये चीज़ इंडिया में ना, शादियाँ जो चलती है उसके पीछे बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहेंगे, लोग बच्चों के लिए रहते हैं साथ में। अरे हाँ, भाई, तुमको ये क्यों नहीं समझ में आता कि तुम्हारे बच्चों को सिर्फ 2 लोग नहीं चाहिए, तुम्हारे बच्चों को लविंग कपल भी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अभी जैसे अभी आपने बोला कि एक यहाँ पे एक मेन चीज जो आपने बोली है कि यार अगर सेक्सलेस मैरिज है, आपको नहीं मन करता है आप पार्टनर के साथ सेक्स करने का, आपका सेक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, खत्म हो गया है, तो और पार्टनर का है तो आप पार्टनर को अलाउ क्यों नहीं करते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पे, क्योंकि आज की हम सोसाइटी जिसमें जी रहे हैं उसमें ये है कि यार जो हम कहते हैं ना, एक पति पत्नी के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट का मतलब ही यही है कि चीट मत करो। कोई दूसरी बंदी जिंदगी में या दूसरा बंदा जिंदगी में नहीं आना चाहिए। बट आइडियली अगर तुम्हारी कोई नीड है और तुम्हें नहीं मिल रही है, तो अगर आप कहीं बाहर चले गए तो बहुत बड़ा गुनाह तो नहीं हो गया? और ओपनली डिस्कस करो। ऐसे होता है, ठीक है तुम बाहर चले जाओ, कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, तुम बाहर कर लो। अरे ये तुम बाहर कर लो वाली बात नहीं है। पूरा अगर आपका पार्टनर सेक्स चाह रहा है, आप ये चीज़ बहुत गलत है सोसाइटी में मुझे, क्योंकि मैं ऐसी कई सारी मैरिजेस देखती हूँ जो बिल्कुल फॉल अपार्ट हो गई है, जहाँ पे रोमांस नहीं है, जहाँ पे जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी के लिए साथ में रह रहे हैं कि ठीक है हम दोनों साथ में हैं, वो कहाँ जाएगी या वो कहाँ जाएगा, या मुझे कोर्ट कोर्ट कचहरी में नहीं पड़ना। ये इंडिया में ना एक जो रिवाज है, ये जो रीतियां हैं, ये रिलीजन है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक प्रेशर बन गया है मैरिज के ऊपर। आई थिंक मुझे कई जगह लगता है कि वेस्ट हमसे बहुत अच्छा कर रहा है कि ठीक है डिवोर्सेस हो रहे हैं, एटलीस्ट वो ओन तो कर रहे हैं कि हमारी मैरिज खत्म हो गई है, या हम एक डिसफंक्शनल मैरिज में नहीं रहना चाहते। यहाँ पे हमने ये चीज़ को नॉर्मल कर दिया है कि आप डिसफंक्शनल मैरिज में सालों साल रहो और कोई बात नहीं। मेरे एक क्लाइंट है जो ऐसी एक सेक्सलेस मैरिज में है, एंड ही हैज हाई लिबिडो, मतलब ही हैज सुपर हाई लिबिडो, व्हिच इज फाइन। तो वो तो लिबिडो का मतलब है हाई लिबिडो का, कि सेक्स करने का ज्यादा मन हाँ होता है, ठीक है। डिजायर, हाँ। सो अब उनकी वाइफ और उनके बीच में काफी सारे इमोशनल इश्यूज भी आए, लेकिन उनका कहना है मेरी वाइफ हाउस वाइफ है, वो कहाँ जाएगी, वो मेरे पे डिपेंडेंट है। और उनको ये भी डर है कि कहीं पुलिस केस ना हो जाए, क्योंकि वो, मुझे ऐसा लगता है वो डोमेस्टिक वायलेंस और ये 498 है, ये भी तो एक चला हुआ है कि किसी भी आदमी को फ्रेम कर सकते हैं। कई औरतें मिसयूज करती हैं इस चीज को। तो इन सब डर की वजह से वो शादी में है और कोई प्यार नहीं है, प्यार तो खत्म हो चुका है। और वो इतने सारे प्रॉब्लम में फंसे, मतलब उनको 2-3 गोल्ड डिगर्स मिल गए, जहाँ पे उनको इनको सेक्स मिल रहा था और उसे पैसा मिल रहा था, पर ये कहीं ना कहीं कुछ टाइम के बाद जाके फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट होना शुरू हो गए, जहाँ पे उन्होंने कहा मैंने 6-7 लाख रुपए खर्च कर दिए और वो बस मेरे पैसे के पीछे पड़ी थी। ये एक केस हुआ। दूसरा केस हुआ, कहीं तो ये साउथ में कहीं गए थे, जहाँ पे इन्होंने उस टाइम पे या तो इंटरनेट या अखबार में इन्होंने कहीं देखा, कॉल गर्ल का नंबर इन्होंने निकाला, और जिनकी बात कर रही हूँ मैं, ही इज एट अ वेरी सीनियर पोजीशन इन फाइनेंस, इन मतलब वेरी सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन। तो अखबार में इश्तिहार देखा किसी कॉल गर्ल का और बुला लिया, और वो आई और उसके पास नाइफ थी, तो सारा पैसा वैसा लेकर निकल गई। ठीक है। अब मैंने उनको बोला कि आप काम करो, आप हिम्मत करो, मतलब अगर आपके अंदर करेज नहीं है तो आपके ऊपर आप कितना स्ट्रेस ले रहे हो। अभी आपको पता है 2 महीने पहले उनका मैसेज आया, आई हैड अ हार्ट अटैक। ओ, सो इन इन चीज़ों को आपको क्या लगता है, अगर आपका शादी सही नहीं चल रहा है, ये कितना बड़ा तनाव का कारण है। बिल्कुल। इस तनाव को हमने नॉर्मल कर दिया है। हाँ, कि कुछ भी करो लेकिन शादी में रहो। हाँ, मैं खुद जब सेक्सलेस मैरिज में थी, मुझे पता है मैं कितने तनाव में थी। मतलब मेरा मेरा मैं कहती हूँ मैं इसमें जीवन काट रही थी। मतलब खाना खा रही थी, पिज़्ज़ा खा रही थी, काम कर रही थी, पर जो एक मेरे अंदर एक अलाइवनेस है, जो मैं आज फ़ील करती हूँ कि मैं एक हैप्पी मैरिज में हूँ, मैं एक सेक्सी मैरिज में हूँ। आज जो मुझे एक अपने अंदर अच्छा फ़ील होता है, एक लाइटनेस फ़ील होता है। हम लड़ाई भी करते हैं, ऐसा नहीं हमारी लड़ाई नहीं होती है, पर अपनी लड़ाइयाँ प्रोसेस कर लेते हैं। कई बार कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, या कई बार हम किसी म्यूचुअल ग्राउंड पे आते हैं। पर आज मुझे पता है मेरी जो तब की सेक्सलेस मैरिज थी, बिल्कुल मैं एक जिंदा लाश की तरह थी, और मुझे पता भी नहीं कि मैं जिंदा लाश हूँ, क्योंकि
यही चीज नॉर्मल कर दी है कि आप जिंदा लाश में रह सकते हो पर आप जिंदा तो हो ना। लेकिन क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जब आप और आपके पार्टनर, जब आप बेड पे सो रहे हो वो एक कोने पे सो रहा है, आप दूसरे कोने पे सो रहे हो, आपको तो लिपट कर सोना चाहिए। हम्म, वो तो यहाँ पे ये बताओ मेरे को कि लाइक किन चीजों में आपको लगता है, किन हालातों में चीटिंग या दूसरा पार्टनर ढूंढना ओके है, कब नहीं है? ये मतलब यहाँ पे हम लाइन कैसे ड्रॉ करें? तो चीटिंग के बहुत सारे स्टेजेस हैं। जैसे इमोशनल चीटिंग है, इसके बारे में लोग बात नहीं करते। फैंटेसीज के बारे में बात नहीं करते। चीटिंग सिर्फ फिजिकल चीटिंग नहीं होती है कि जब आप गए और किसी के साथ सो गए। मतलब हमको चीटिंग जनरली वो लगती है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताती हूँ। अभी मैं चेन्नई गई थी एक इवेंट करने के लिए। वो उनका जैसे क्लब्स होते हैं ना, जो लोग अपने प्राइवेट क्लब्स बनाते हैं जहाँ पे वो लोग कंट्रीब्यूट करके कुछ इवेंट्स करते हैं। तो 50-60 कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने एक क्लब बनाया हुआ है। तो उन्होंने मुझे एक सेक्स एजुकेशन उसके लिए बुलाया कि आप कुछ कपल ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ करो। तो वो लोग अपने पार्टनर के साथ आए थे और एक औरत थी, वो अकेली आई थी। और मैंने चीटिंग पे बात की। मैंने कहा कि चीटिंग सिर्फ फिजिकल चीटिंग नहीं होती है, इमोशनल चीटिंग भी होती है। वो इवेंट के बाद वो मेरे पास आई और मुझे कहने लगे कि एक बात बताइए, जब आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं देता है और आपके पास एक ऐसा दोस्त होता है जिससे आप सारी बातें कर सकती हैं और आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, पर आप नहीं चाहती हैं वो करना, लेकिन आपके पार्टनर के पास टाइम नहीं है, तो क्या ये भी चीटिंग है? वो उस सिचुएशन में थी और वो कहीं न कहीं मुझसे जस्टिफिकेशन माँग रही थी कि वो जो कर रही है वो सही है। मतलब उसके अंदर एक गिल्ट है। 100%। वो एक गिल्ट है, उसको पता है कि कहीं न कहीं वो अपने पार्टनर से इस बात को छुपा रही है। एक अफ़ेयर के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स जिसको लेकर एक अफ़ेयर बनता है। तो पहला है सीक्रेसी। सीक्रेसी मतलब छुपाना, कि एक एलिमेंट होता है एक अफ़ेयर में। इसीलिए मैं कहती हूँ इमोशनल अफ़ेयर्स भी होते हैं कि कहीं न कहीं लोग अपने आप को जस्टिफ़ाई कर देते हैं। जैसे उस औरत ने अपने आप को जस्टिफ़ाई कर दिया कि मैं सो नहीं रही हूँ, पर वो अपने हस्बैंड से छुपा रही है। वो अपने हस्बैंड को नहीं बता रही कि वो 1-1 घंटा दिन में बात करती है, या उस आदमी के बारे में सोच रही है कि मुझे कितना अच्छा लगता है उससे बात करके। और ये बातें जो हैं कहीं न कहीं एक एक्साइटमेंट भी क्रिएट करती है कि मुझे, मेरे अंदर एक रोमांच आ रहा है। पर मैं अपने आप को कैसे जस्टिफाई कर रही हूँ कि दीज आर नॉन फिजिकल, मतलब कोई रियल में टच नहीं है, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ एन अफेयर। ओके। उसके बाद इमोशनल कनेक्शन। आप उस पर्सन के साथ अगर आप वल्नरेबल हो रहे हो और अपने ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हो जो आप अपने पार्टनर के साथ नहीं करते हो, सो एक ऐसा इमोशनल कनेक्शन आप उसके साथ बिल्ड कर रहे हो जो आपके पार्टनर के साथ, सो इमोशनल कनेक्शन, डीप इमोशनल कनेक्शन जो आप अपने पार्टनर के साथ नहीं बिल्ड कर पा रही हैं, ये भी एक अफेयर का है। एंड सेक्सुअल एल्केमी, सेक्सुअल केमिस्ट्री। सेक्सुअल केमिस्ट्री का मतलब कि ऑफ कोर्स दिस इज लाइक, लोग, जो बहुत सारे लोग हैं वो चीटिंग को सेक्सुअल केमिस्ट्री से लिंक करते हैं कि चीटिंग में सेक्सुअल कनेक्शन है, बट ये जो अदर दोनों एलिमेंट्स है, सीक्रेसी, एंड इमोशनल कनेक्शन, ये भी एक अफेयर डिफाइन करता है। ओके, ठीक है। तो अगर इसके रीजंस देखे जाएं तो जहाँ पे ऐसे पार्टनर्स कम्युनिकेट इतना ज्यादा नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे, अब एक विमेन है, वो अपनी बातें बताना चाह रही है पर आदमी सुनने को राजी नहीं है, बोला है मैं बिजी हूँ, या वैसे वैसा कि यार आदमी के पास है बताने को कि यार मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, बीवी एकदम नॉन इंटरेस्टेड है। तो जब ऐसा होता है, हमारी नीड है ना, एज ह्यूमंस हमारी नीड है कि हम अपनी अच्छी और बुरी चीजें, कुछ अच्छा हुआ तो शेयर करें, कुछ बुरा हुआ तो शेयर करें, और जब हमारा पार्टनर उसके लिए प्रेजेंट नहीं होता है तो एक बड़ा वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो उस वैक्यूम के साथ जीना मुश्किल होता है, तो शायद वहां पर कोई इंसान देखने लग जाता है एक दूसरे इंसान को कि कोई मुझे मिल जाए। मुझे लगता है कि यहाँ पे हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं पर्सनली, कि जब चीटिंग होती है ना, जिस इंसान ने चीट किया हमारे हिसाब से वो हो गया घटिया, और जो दूसरा जिस पे चीट हुआ है वो विक्टिम है, तो भाई वो देवता मानुस है। लेकिन हम ये कभी भी ये पूछना भूल जाते हैं या सोचना भूल जाते हैं कि यार ऐसा क्या हुआ कि ये इंसान चीटिंग करने की नौबत पे आ गया? ये हमेशा से ऐसा था, या ऐसी कमी उसकी जिंदगी में, ऐसा वैक्यूम उसकी जिंदगी में आया कि यार चीटिंग ही सही लगा उसे? देखिए, इसमें एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो हम नहीं देख पा रहे हैं, कि कई बार जो पार्टनर जो चीट कर रहा है वो अपने इश्यूज क्या इतने स्ट्रांगली रख रहा है रिलेशनशिप में, या वो नहीं रख रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने देखा है कि हम लोग मैरिज को क्या करते हैं ना,
एक कंफर्टेबल ग्राउंड बना देते हैं जहाँ पे हमने बोला या हम बोल नहीं पा रहे हैं, हम उस असर्टिवनेस के साथ नहीं बोल पा रहे हैं कि मुझे ये चीज़ें ठीक चाहिए। जैसे मैं खुद एक मैरिज में थी और जो मेरी फर्स्ट मैरिज थी, मैं काफ़ी मतलब 25 साल, मैं 25 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी। तो मैं नहीं कहूँगी कि मैं बहुत मैच्योर थी, इतनी कोई ऐसी एज भी नहीं थी। और मुझे पता है मेरे को 10 शिकायतें थी, बट मुझे नहीं पता था कि मुझे उन चीज़ों को कैसे रखना है। मैं खुद अपने अंदर जूझ रही थी और मैंने अपने आप को बंद कर लिया कि ठीक है अब नहीं बोलेंगे। सो दे आर अफ्रेड टू रॉक द बोट। पता है चेंज हम लोग कब चेंज करते हैं? ये एक बहुत अच्छा कोट है डॉक्टर टेरी रिल का, जिनको मैं फॉलो करती हूँ, रिलेशनशिप थेरेपिस्ट है। वो कहते हैं पीपल डोंट चेंज इन लाइट, दे चेंज इन हीट। जब तक घर्षण नहीं होगी ना, जब तक कहीं फर्क नहीं पड़ेगा, आप चेंज नहीं करोगे। जो भी पार्टनर है उसको भनक तक नहीं है कि उसका पार्टनर चीट कर रहा है। अगर उसको ये भनक पड़ गई तो क्या वो अपनी शादी नहीं बचाएगा? लेकिन हम क्या करते हैं, हमें वी वांट टू हैव द केक ऑल्सो एंड ईट इट टू। हमको दोनों चीज़ें चाहिए। तो हम सोचते हैं हमारी शादी तो इधर ठीक ठाक जो भी चल रही, जैसे भी चल रही है, और इधर हमने अपनी नीड्स फुलफिल कर ली है। आपको स्ट्रॉन्ग ग्राउंड लेना पड़ेगा कि दिस इज, और प्यार से लो। हमें जो पैट्रियार्की है, हम पैट्रियार्की ने हमको ये सिखाया, या तो हमारी आवाज़ बुलंद हो सकती है, हम प्यार में रह सकते हैं। आप प्यार में भी रह सकते हो और अपनी आवाज़ ही बुलंद कर सकते हो। एक तरीका है, आप गिव अप मत करो ना। आप क्यों गिव अप कर रहे हो? आप अपने पार्टनर को रात दिन याद दिलाओ कि दिस इज इम्पॉर्टेंट, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे टाइम दो, मैंने तुमसे शादी की। और उसको प्यार से बोलो। आपको ये हर चीज़ झगड़े से, चिल्ला कर, ये करके आपको क्यों लगता है कि आपकी नीड मिलेगी? क्योंकि आपने अपने पापा को देखा है वो करते हुए। मैंने अपने पापा को देखा और मैं भी यही समझती थी कि अगर अपनी बात मनवानी है तो चिल्लाना है, गुस्सा दिखाना है, क्योंकि मैंने अपने फादर को वही देखा है करते हुए। बिल्कुल। मैंने आज तक नहीं सुना। ये बात अब मुझे समझ में आई है कि आप अपना गुस्सा या अपना आक्रोश या फ्रस्ट्रेशन रेगुलेट कर आप एक पीसफुल वे में भी अपनी बात रख सकते हो। बिल्कुल, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे मिला था उस मूवी में, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, आपने देखी है? तो उसमें क्या होता है कि ऋतिक रोशन की 2 रिलेशनशिप दिखाई गई है। एक में क्या होता है कि भाई उसकी वाइफ का बर्थडे है, बट उसको कोई इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग है। तो वो उससे कहता है कि यार आज नहीं जाते हैं हम बर्थडे के डिनर पे। मैं पैसा यहाँ पे, अगर ये मीटिंग हो गई, ये क्लाइंट मान गया तो बहुत पैसा आएगा और हमारी आगे की लाइफ अच्छी होगी। तो चिल्ला रही है वो गुस्से में कि भाई आगे की लाइफ का क्या, आज दिन बर्बाद हो रहा है, आज बर्थडे है, वो अगले साल थोड़ा ना आएगा। हमारा रिश्ता भी तो इम्पोर्टेंट है, कि टाइम इम्पोर्टेंट है। बट वो इस तरह से चिल्ला रही है कि उनका आर्ग्यूमेंट हो रहा है। और जब ऐसा चीखम चिल्ली मच रही होती है तो आप चीजों को समझते नहीं हो, आप वो एकदम खुद को, वो हमारा दिमाग हमारे सेफ जोन में, वो फाइट और फ्लाइट वाले में चला जाता है कि अब समझना नहीं है, बस मुझे बोलना है। और वही चीज थोड़ी देर बाद जब उसकी दूसरी पार्टनर आती है, कैटरीना कैफ, उनके लाइफ में, और वे लोग कहीं पर वॉक कर रहे होते हैं, तो तब वो वही जब उससे पूछते हैं कि क्या प्लान है, तो कहता भाई 40 तक काम, उसके बाद रिटायरमेंट एंड आराम। और वो बड़े प्यार से कहती कि कैसे पता 40 तक जियोगे, आज को जियो, सीज द डे माय फ्रेंड। एंड दोनों में बातें सेम हुई है, लेकिन जिस तरीके से रखी गई है वो बात, आप अपना ग्राउंड रखो, असर्टिव रहो। बिल्कुल, क्योंकि वो प्यार का पार्ट है ना। अगर मैं आपके डिमांड्स का सम्मान नहीं कर सकता तो कैसा प्यार? गिव अप मत करो। लोग गिव अप कर देते हैं। और देखिए गिव अप करने के बाद क्या होता है ना, उनको लगता है कि अच्छा हमारा रिलेशनशिप हमको ज़्यादा नहीं करना है। लेकिन जिस दिन आप गिव अप करते हो अपनी नीड्स को, आपके अंदर क्या बिल्ड होता है? रिजेंटमेंट और ग्रज। और वो दिखेगा, कैसे दिखेगा? जो जेनरॉसिटी होती है रिलेशनशिप में, उदारता होती है, लव होता है, अफेक्शन होता है, वो गिर जाता है। तो ये जो वर्ड है ना, लिटरली मैं कहूँगी सैक्रिफाइस, इट्स अ BS, इट्स बुलशिट। जो हम कहते हैं हम रिलेशनशिप में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ये कॉम्प्रोमाइज ना आपको हेल्प कर रहा है क्योंकि आप रिजेंटफुल हो। आपको लग रहा है कि मैं कॉम्प्रोमाइज तो कर रही हूँ। मैंने खुद देखा है, मतलब मैं अपनी शादी में, अभी प्रेजेंट शादी में बताती हूँ, क्योंकि आज भी क्या हो गया कि औरतों के दिमाग में एटलीस्ट जो कर रही हैं कि तुम्हें घर का काम भी करना है, तुम्हें ऑफिस भी संभालना है। तो मैं एक दिन आई, हमारा स्टार्टअप है तो हमारा काम बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आई और मेरे हस्बैंड जो है, मुझे ड्राइविंग नहीं आती तो वो ड्राइविंग करते हैं। अब मैं घर आई और उन्होंने कहा खाना बाहर से मंगा लो। मैंने कहा मुझे नहीं मंगाना है, मुझे घर पे खाना बनाना है। अब मैंने खाना भी बनाया, फिर मैंने कपड़े भी धोए, क्योंकि कुछ ऐसे कपड़े थे जो मैं वॉशिंग मशीन में नहीं डालना चाह रही थी, तो उसको हाथ से धोए। उसके बाद खाना परोसा। लिटरली बाय एंड ऑफ द डे मैं इतना रिजेंटफुल फील करने लग गई कि मैं कितनी अकेली हूँ।
तो ये जो आपको लग रहा है, किसी को भी लगता है कि कोई बात नहीं, मेरा पार्टनर से नहीं बन रहा है पर मैं अपनी नीड्स एक्सप्रेस नहीं करूँगी, कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं है, ऐसी नहीं है। आपके अंदर क्या बिल्ड हो रहा है? स्लो रिजेंटमेंट, और रिजेंटमेंट एक पॉइजन है। लॉन्ग टर्म में आपको इतना ऐसा फील होगा कि मुझे मिला ही नहीं कुछ, तो ये सैक्रिफाइस बंद करो। यहाँ से लेकिन पूछे एक चीज पे आना था मुझे, लाइक वेरी डिफरेंट टॉपिक फ्रॉम द वन दैट वी आर डिस्कसिंग। एक क्या होता है कि एनल सेक्स को लेके बहुत फैंटेसाइज करते हैं लोग, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, बहुत फैंटेसीज हैं। तो यार ये एनल सेक्स को लेके इतनी फैंटेसी क्यों है, पहली चीज, और दूसरी चीज कि कैसे करना चाहिए एनल सेक्स? इट्स अ गुड क्वेश्चन। आई थिंक फैंटेसी यहाँ से ये भी कि इट्स समथिंग डिफरेंट, सो हमें लगता है कि हम कुछ डिफरेंट ट्राई करेंगे, एंड इट्स अ लिटिल फॉरबिडन ऑल्सो, क्योंकि कहीं ना कहीं एनस को हमने एज अ फॉरबिडन जोन देखा है, कि ये फॉरबिडन है, या फिर इट्स डर्टी। मैं क्योंकि कई बार डर्टी सेक्स, डर्टी टॉक तो हमने सुना है, ये डर्टी टॉक। सो सेक्स में एक मेसीनेस भी होता है। सेक्स कोई बहुत क्लीन, बहुत परफेक्ट लोग इमेजिन नहीं करते कि लोग सफ़ेद कपड़ों में और सफ़ेद बेडशीट में सेक्स करेंगे। सेक्स में ऐसा लगता है कि चादरें गिरी हुई हैं, कपड़े फैले हुए हैं, फेंके हुए हैं, मतलब वो एक पूरा जो रॉनेस होता है। तो कहीं ना कहीं एनल सेक्स को लेकर ये भी है कि इट्स अ फॉरबिडन ऑर्गन। एनस इज अ फॉरबिडन ऑर्गन, इट्स नॉट सीन एज द सेम ऑर्गन एज रेस्ट ऑफ योर बॉडी। जैसे हाथ है, फिंगर्स है और एनस है तो दोनों बॉडी पार्ट्स, बट उस पार्ट को लेके ज्यादा शेम, स्टिग्मा, इनहिबिशन है, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं लोगों को अराउज करता है। इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ अराउजल, है ना। सो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा कि इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स, एंड तीसरा सो फॉरबिडन, कि एनस इज अ फॉरबिडन जोन। सो वो जो फॉरबिड है, वो था ना एडम एंड ईव का जो एप्पल होता है। वही मेरे दिमाग में आ रहा था कि भाई ईव ने एप्पल क्यों खाया, क्योंकि वो फॉरबिडन है ना, सिर्फ उसी को मना किया हुआ था, उसको मना कर दिया तो करने का, उसको खाने का मन ज्यादा हो गया। हाँ, तो हमारे अंदर वो जो फॉरबिडन चीजें होती है वो एक्साइट करती है हमें, वो हमें थ्रिल देती है। एनस बीइंग अ फॉरबिडन ऑर्गन, to anal sex is a different kind of sex. It is a different sexual activity. So that novelty या new, trying something new. Thirdly, which is a biological reason, is कि जो anus है, it is rich in nerve endings. Anus में जो nerves होती है ना, वो literally ऐसे गुथी हुई होती हैं, और इतने स्ट्रॉन्ग सेंसेशंस होते हैं वहाँ पे, क्योंकि इट इज़ वेरी रिच, मतलब नर्व्स का बंडल होता है एनस में। तो हमें ये पता नहीं है, लेकिन हम उस चीज़ को अप्रोच कैसे करें। अब जो पॉर्न में दिखाते हैं वो तो मतलब क्या ही है, उसमें तो ना कोई वार्म अप है ना कुछ है। सो देखिए क्या होता है कि जो वेजाइना होता है और वो एनस होता है, ये दोनों होल्स हैं, अलग तरह के होल हैं, मतलब कैविटी कह लीजिए कि एक वेजाइनल कैविटी है, विच इज़ अ बेटर वर्ड, वेजाइनल कैविटी और एनल कैविटी है। वेजाइनल कैविटी जो है उसमें लुब्रिकेशन होता है। वेजाइना इज अ सेल्फ लुब्रिकेटिंग ऑर्गन, मतलब उसमें जो वेटनेस होती है, एनस इज नॉट लुब्रिकेटेड। एनस में कोई ऐसा ही नहीं है, बल्कि जो एनल स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर मतलब कि जो मसल है जो उसको रोक के रखती है, पूप को रोक के रखती है। सो बेसिकली अगर वो मसल टाइट नहीं होगा तो यू कैन जस्ट डिफिकेट, नो, तो फिर तो कहीं भी डिफिकेशन होने लगेगा। तो बायोलॉजिकली हमारी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि एनल स्फिंक्टर बहुत टाइट होता है, ताकि उस चीज़ को वो रेक्टम में होल्ड कर सके, जो भी हमारा एग्जिट, जो भी चीज़ें होती हैं, पूप होता है। तो अब उस एरिया को आपको अप्रोच करना है फॉर इंटरकोर्स। सो पहली चीज़ है कि वार्म अप, ठीक है। वार्म अप का मतलब कि इमोशनल रिलैक्सेशन। अगर आप स्ट्रेस में हो, जैसे कई बार, ओ गॉड, एक आदमी है मान लीजिए, उसका फैंटेसी मुझे एनल सेक्स करना है, और वाइफ को लग रहा है हाँ ओ गॉड क्या होगा, अरे वो ऑलरेडी उस जोन में चली गई जहाँ पे उसकी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना, क्योंकि बॉडी में क्या होता है जब कोर्टिसोल या स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, इट विल फर्दर स्ट्रेन द ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में एक स्ट्रेनिंग आएगी और उस स्ट्रेन से बॉडी और सिकुड़ जाएगी। ठीक। तो इमोशनल, हैव अ टॉक फर्स्ट, एटलीस्ट बात तो करो, मुझे ये करना है या मेरी ये फैंटेसी है। हम तो सीधे लग जाते हैं। हाँ। तो पहले कम्युनिकेशन, जिससे कि आप दोनों उस चीज़ को समझ रहे हो, अपने फियर्स डिस्कस कर रहे हो, अपने डिजायर डिस्कस कर रहे हो, अपने बैरियर डिस्कस कर रहे हो। हैव अ कम्युनिकेशन बिफोर हैविंग एनल सेक्स, क्योंकि इमोशनल रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है बॉडी में, ठीक है। अब वो हो गया, चलो दोनों लोग
इसमें है, हैव अ डिस्कशन ऑन बाउंड्रीज। अगर आपका पार्टनर कह रहा है कि लेट्स हैव इनर सेक्स, इसका मतलब ये नहीं, लिटरली मैं रॉ शब्दों में कहूंगी कि लिटरली आप घुसा दोगे। प्लीज, यू नीड टू सी इट इंच बाय इंच कि हाँ, मतलब इट्स नॉट अ यस, इट्स अ कंडीशनल यस, कि किस एक्सटेंट तक मैं इस चीज के लिए रेडी हूँ कि यू कैन जस्ट टच योर पीनस ऑन माई एनस, आई जस्ट वॉन्ट टू फर्स्ट फील एंड okay, you want to just insert a bit and just hold there and see, are you good, are you breathing, are you fine, is it okay, nice. कितना पेन हो रहा है ये सब। हाँ, मतलब क्या तुम्हें पेन हो रहा है कितना पेन नहीं, अगर तुम्हें पेन हो रहा है लेट्स स्टॉप, लेट्स जस्ट टॉक। सो उनको लगता है यस का मतलब कि बिल्कुल अब आप बिल्कुल चढ़ाई कर दोगे। ऐसी बात नहीं है, आपको पहले देखना है, आपको मोमेंट बाय मोमेंट अपने पार्टनर को ऑब्जर्व करना है कि हाउ इज शी फीलिंग। औरतें फेक करने में उस्ताद है, तो हो सकता है वो फेक कर रही है, तो यू हैव टू आस्क हर, डोंट फॉर मी योर कंफर्ट इज व्हाट टर्न्स मी ऑन। यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ लव फॉर योर पार्टनर कि अगर आपका पार्टनर अनकंफर्टेबल है तो आप कैसे उस चीज का मजा ले सकते हो। तो पहले ये चीज आपको देखनी है। तीसरा, फर्स्ट ऑलवेज ट्राई विथ योर फिंगर, डोंट ट्राई टू डू बट होल्ड सेक्स विथ योर पीनस फर्स्ट, ट्राई विथ योर फिंगर, क्योंकि आपका फिंगर पे होल्ड है, फिंगर पतला होता है जनरली कंपेयर टू द मेल पीनस, एंड हैव योर फिंगर्स ट्रिम्ड, नेल्स ट्रिम्ड होने चाहिए। हाँ, वरना आप हाँ, कट कर सकते हो। सो वाइल आप अपने पार्टनर के साथ लाई डाउन करके आप अपने फिंगर से उस बॉडी को, उस पार्ट ऑफ बॉडी को आप टच कर रहे हो, स्टिमुलेट कर रहे हो, उससे बात कर रहे हो, उससे क्या हो रहा है, उसके लिए एक सॉफ्ट एक्सपोजर है कि उसको धीरे धीरे ये चीज फील हो रही है, लेकिन उसको पता है कि सेक्स अभी नहीं हो रहा है। सो वार्म अप विथ योर फिंगर, हैव सम ऑयल, और उस एरिया को मसाज करो। जो बट चीक्स होते हैं जिसपे हम बैठते हैं ना, जिससे हमारे बट चीक्स पे हम बैठते हैं, पहले बट चीक्स को अच्छे से फोरप्ले करके उस चीज को पहले आपको मसाज करना है, जिससे कि वो पूरा एरिया वार्म अप हो। पूरा पेल्विक फ्लोर इन्वॉल्व होता है एनल सेक्स में, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट होल बट ऑल द एरिया सराउंडिंग द एनस, जिसको हमको मसाज करके, टच करके उसको अराउज करना है, तब वो रिलैक्स होता है। एंड यूज सम लुब्रिकेशन, कई बार या तो आप सलाइवा अपना यूज करते हो या हैव सम लुब्रिकेशन, बिकॉज एनस लुब्रिकेट नहीं करता है, you need to have lubrication, you cannot do it without lubrication. अच्छा, इधर पे एक और चीज है लाइक एनल को लेके, मेरी आखिरी जो क्वेश्चन होगा ये वाले, इसको समझने के लिए कि अब जैसे फ्रॉम मेल पर्सपेक्टिव तो समझ में आया, फ्रॉम फीमेल पर्सपेक्टिव कि कुछ हम लोग ऐसा कर सकते हैं जिससे कि पीनस पे एकदम पूप ना लगे, है ना, थोड़ा एनल अंदर से क्लीन हो, ऐसा कुछ करा जा सकता है, या फिर ये तो इतना मैसी होना है तो होना है, मतलब? हाँ, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है, कई बार लोग कहते हैं कि यू कैन गो एंड हैव द पूप इफ यू फील कि आपका बॉडी उस टाइम पे यू थिंक कि हाँ काफी लोडेड फील हो रहा है आपको अंदर से, और कई बार वो चीज हो सकती है, मतलब वो मेसीनेस के लिए आपको कहीं ना कहीं रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि इट्स लाइक सेक्स इज ऑल्सो नेचुरल। मतलब ये सब चीजें कई लोग ना इस चीज से भागते हैं, जैसे उनको मेरे एक मेल क्लाइंट है, उन्होंने मुझे बोला, लड़का था, क्लाइंट नहीं था, उसकी क्वेरी आई थी कि मेरी गर्लफ्रेंड को सलाइवा से बहुत दिक्कत है, कि मैं जब उसको स्मूच करता हूँ या किस करता हूँ उसको सलाइवा बहुत डर्टी लगता है। तो हमारे अंदर ये जो डर्टीनेस है कि बॉडी फ्लूइड्स, फाट, ऑकवर्डनेस, कि क्या करें समझ में नहीं आ रहा, अच्छा ऐसे वैसे कैसे, क्योंकि मूवीज में सब दिखाते नहीं है, पॉर्न में दिखाते नहीं है। हाँ, वो तो बहुत क्लीन, बहुत ही स्मूथ हो रहा होता है, बट रियल सेक्स मेसी होता है, स्वेट हो सकते हैं, कितने तरह के तो फ्लूइड्स होते हैं, स्वेट होता है, सीमेन होता है, कई बार अगर सीमेन से भी तो प्रीकम आता है, वो सब चीजें कहीं ना कहीं सेक्स का हिस्सा है, विच इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ, योर सेक्स लाइफ विथ मूवी सेक्स लाइफ विच इज सो परफेक्ट, एकदम क्लीन, बिल्कुल साफ बेड, नाइस एनवायरनमेंट, विच इज गुड। बट देयर आर सम, हम जब जिंदगी भी जीते हैं, हमारी जिंदगी मूवीज की तरह होती नहीं है ना। अभी मैं पॉडकास्ट में आने से पहले मैं वहां खड़ी थी, धूप एकदम बढ़ गई थी, तो जब मैं उस धूप को टॉलरेट कर रही हूँ कि ठीक है ये 1-2 मिनट की धूप है, तो हम जब अपनी बाकी की जिंदगी में उन हार्श रियलिटीज को, उस डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट करते हैं, तो हमें सेक्स लाइफ इतनी क्यों फ्लॉलेस चाहिए। एक और चीज जो एनल सेक्स के बारे में लोग भूल जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एनिलिंगस। एनिलिंगस? हाँ, जैसे कनिलिंगस होता है विच इज ओरल सेक्स, जो एक वल्वा पे परफॉर्म होता है, कनिलिंगस और फेलाशियो कहते हैं। फेलाशियो का मतलब मेल ओरल सेक्स,
कनिलिंगस का मतलब फीमेल ओरल सेक्स, वैसे ही एनालिंगस होता है। एनालिंगस का मतलब कि एनस को आप टंग से प्लेजर कर रहे हो। रिम जॉब भी जिसे कहते हैं। हाँ, रिम जॉब। ये चीजें लोगों को नहीं पता है कि एंड दिस इज इक्वली अराउजिंग। मतलब मैंने खुद ट्राई किया है एंड आई हैव सीन माय हस्बैंड लाइक लिटरली एक्सक्लेमिंग इन प्लेजर। मतलब उनका प्लेजर इतना हाई हो गया था एंड ही वाज नेवर गिवन दिस बाय एनी ऑफ हिज गर्लफ्रेंड्स और चाहे उनकी जो पार्टनर्स थे। और क्योंकि ये फॉरबिडन जोन है और हमें लगता है हम अपना टंग वहां पे लेके जाएंगे। ऑफ कोर्स यू कैन क्लीन द एरिया बिफोर यू डू इट, बिकॉज सेक्स जो होता है ना, थोड़ा इंटेंशन भी डालना चाहिए उसमें कि सेक्स को हम बाकी चीजें, अगर हम ऑफिस जाते हैं तो हमें कोई कहता नहीं कि आप नहा कर जाओ। आपको पता है कि आप ऑफिस जा रहे हो तो आपको नहा के जाना है। पर सेक्स में आप चाहे जैसे भी हो, पसीने आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, आप बेसिक ग्रूमिंग तो कर सकते हो अपने आप की। तो स्पेशली मुझे पता है, जब भी मुझे पता है कि अगर हमारे बीच ऐसी अनकही अंडरस्टैंडिंग की, जब भी मुझे पता है कि आज हम इंटीमेट हो रहे हैं, मैं रोज डिनर के बाद या तो मैं नहाती ही हूँ, क्योंकि एक तो पौंडीचेरी बहुत गर्म जगह भी है, तो हम 2 बार नहा ही लेते हैं दिन में। रात को हम काम से आते हैं, हम नहा लेते हैं, एज अ प्रैक्टिस मेरी 90% टाइम्स है। लेकिन जब भी मुझे पता है कि हमारे बीच आज कुछ इंटीमेट होने वाला है, मैं बाथरूम जाके अपने वल्वा को पहले क्लीन करती हूँ साबुन से और पानी से, कि अगर वो सामने वाला आ रहा है उसे एक अच्छी स्मेल आनी चाहिए या उसे एक अच्छा फील होना चाहिए, अनहाइजीनिक नहीं होना चाहिए। थोड़ा आपको एक एफर्ट डालना पड़ेगा। और एक तो ये हो गया। दूसरा एनालिंगस की जो हम बात कर रहे थे कि टंग क्या है। देखिए, टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है। टंग में काफी मसल्स होते हैं, तो टंग को आप रोल करके आप जब एनस को आप करें तो इट्स अ काइंड ऑफ पेनिट्रेशन, राइट? इट्स अ पेनिट्रेशन बाय टंग। और मेल एनस इतना सेंसिटिव होता है क्योंकि मेल एनस से कनेक्टेड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसको हम लोग कहते हैं पी स्पॉट, जो कि मेल का जी स्पॉट इक्विवेलेंट है। तो थ्रू टंग स्टिमुलेशन वो जो सेंसेशंस है वो सीधा प्रोस्टेट ग्लैंड में जाते हैं और मेल गेट्स प्रोस्टेट प्लेजर विच इज लाइक सो हाई। मतलब लिटरली आई हैव सीन माय हस्बैंड, मतलब, और मैं सिर्फ हस्बैंड की बात नहीं कर रही हूँ, एज अ प्रैक्टिस मैंने देखा है कि दिस वर्क्स फॉर मेन। सो अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच इतने अभी गट्स नहीं आ रहे हैं, आपको लग रहा है आप तैयार नहीं हो, यू कैन स्विच टू एनालिंगस, प्लेजर योर पार्टनर्स एनस विथ योर टंग। यहाँ पे एक चीज आ जाती है, जैसे एक ये हो गया लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को स्पाइस अप करने का, कि जब आप वो चीजें करते हो जो नॉर्मली आप किसी कैजुअल रिलेशनशिप में नहीं करते हो, रिम जॉब करना या एनल सेक्स, ये सब उसका पार्ट आ जाते हैं। एक होता है कि कई लोग रिलेशनशिप को स्पाइस अप करने के लिए एक कभी वंस और ट्वाइस एक थर्ड पार्टनर को इंट्रोड्यूस करने का भी सोचते हैं। इट इज सॉर्ट ऑफ अ फैंटेसी थ्रीसम, या फिर 2 मेल 1 फीमेल, या फिर 2 फीमेल 1 मेल, विच इज आई थिंक मोर कॉमन। तो ऐसे में क्या रिलेशनशिप सरवाइव कर पाती है? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि एक नया पार्टनर जैसी तुमने एक बार के लिए भी इंट्रोड्यूस किया तो नॉर्मली पीपल से कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आपके पास तो ऐसे कुछ क्लाइंट आए होंगे, कुछ एक्सपीरियंस बताइए। बिल्कुल आए हैं। हर एक डिसीजन का लाइफ में प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। किसी भी डिसीजन को देख लें, हर एक डिसीजन का लाइफ में प्रॉज एंड कॉन्स होता है, मतलब अच्छा और बुरा दोनों ही चीजें होते हैं। जैसे कि मान लीजिए जिम जाना है तो प्रॉज है कि फिटनेस, कॉन्स है कि ऑफकोर्स आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, आपको वो पेन झेलना पड़ेगा। किसी भी चीज को देख लें, आलस है, जैसे अगर आप जिम नहीं जा रहे हो, आलस है। प्रॉज है मजा आ रहा है, आराम है। कॉन्स क्या कि आपकी बॉडी अनफिट हो रही है। सेम गोज फॉर थ्रीसम। प्रॉज लगता है सेक्सुअल एक्साइटमेंट, सेक्सुअल वैरायटी। हाँ। कॉन्स हो सकता है इनफिडिलिटी, चीटिंग, कंपैरिजन। सपोज आप थ्रीसम कर रहे हो और सामने वाला कह रहा है कि उसके साथ मुझे ज्यादा अच्छा लगा, that can be a big dent in your confidence and your desirability. रिलेशनशिप पता है क्या है, हमने अपने यंग एडल्ट्स को या हम सबको इस मैरिज और लव ने क्या ड्रीम बेचा है। दुनिया में तुम कहीं भी रिप्लेस हो सकते हो, तुम अपनी जॉब से निकाले जा सकते हो, तुम्हें कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिलेशनशिप में क्या है, दिस इज वेयर यू गेट डिजायर्ड। हम रिलेशनशिप इस रखते हैं कि हमें लगता है हमारा पार्टनर ही एक ऐसा इंसान है जो हमें डिजायर कर रहा है। तो वो चीटिंग बुरी इसलिए नहीं लगती है कि चीटिंग हो रही है, चीटिंग बुरी इसलिए लगती है, हमें इस बात से तकलीफ होती है कि हमारे पार्टनर ने किसी और को डिजायर किया। सो थ्रीसम में देयर इज अ पॉसिबिलिटी, डेफिनेटली आप कितना भी बात कर लें, थिंग्स कैन गो इन दैट डायरेक्शन एंड आई हैव सीन दिस हैपनिंग विद क्लाइंट केसेस।
मेरे पास जो एक केस आया था, हम देखिए ये जो मेरे पास केसेस है, ऑफ कोर्स दे डोंट रिप्रेजेंट द एंटायरिटी कि क्या चल रहा है, लेकिन ये जो केस आया था जिसमें एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, और वाइफ वाज नॉट सेक्सुअली हैप्पी विद द हस्बैंड, सो हस्बैंड सेड कि ठीक है, अगर मतलब ऐसा है तो लेट्स, ही सेड ही वॉच्ड पॉर्न, और उसमें पॉर्न में उसने ये देखा थ्रीसम होते हुए, तो उसने वाइफ को बोला कि कैन वी ट्राई दिस, और वाइफ पहले नाना कर रही थी कि नहीं ये तुम क्या सोच रहे हो, एंड शी वाज लाइक बीच बीच में, शी वाज नॉट कम्प्लीटली नो बट शी वाज नॉट कम्प्लीटली यस ईदर, तो बीच बीच में थी वो। तो कई समहाउ ये लोग एग्री हो गए, एंड देन he started searching for a partner. He was searching literally for a partner for his wife, and then eventually he found his friend who said कि ठीक है, let's do it. So इन तीनों ने threesome किया। उसके बाद क्या हुआ, शुरू में इन लोगों ने कुछ टाइम किया, and then she started meeting him separately. और she started having a exclusive sexual relationship with this guy. और कुछ महीनों के बाद उसने कहा कि मैं उसके प्यार में पड़ गई हूँ, मुझे उसके साथ ही रहना है, एंड दैट गाय इज मैरिड। सो वाइल उनके बीच कुछ अपने प्रॉब्लम चल रहे हैं, बट ही वॉज कम्प्लीटली टेकन अबैक बिकॉज लव आ गया यहाँ पे। तो क्या ये चीज़ें, इसके लिए आप तैयार हो? मैं कहती हूँ बिफोर थ्रीसम एटलीस्ट गो एंड ट्राई फ्लर्टिंग, क्लब में जाओ। क्या आप अपने पार्टनर को किसी साथ डांस करते हुए उसकी कमर में हाथ रखते हुए देख सकते हो? आपके इधर कितनी जेलसी क्रिएट हो रही है कि किस, डोंट जस्ट गो ऑल आउट, मतलब सीधे छलांग मत मारो, सीधे पैराशूट पे मत चढ़ जाओ, है ना। आपको पहले सारे प्रॉज एंड कॉन्स समझने होंगे, आपको पहली बार देखना आपका रिलेशनशिप कितना स्टेबल है। ये सबसे बड़ी गलती लोगों की क्या होती है, उनको लगता है हमारा रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा है, हम थ्रीसम करेंगे। You should do threesome when you have an extremely strong relationship, not the other way around, क्योंकि तब आपका रिलेशनशिप फ्रेजाइल होगा, वो टूट भी सकता है। अगर आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग है, कम्युनिकेशन अच्छा है, आप दोनों ने थॉट आउट करके एक डिसीजन लिया है और आपको पता है आपका प्यार बहुत स्ट्रांग है, इस चीज़ से कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। पर अगर आपको लग रहा है ऑलरेडी इमारत जो है वो बिल्कुल जर्जर है, तो उसमें ज़रा सा भी कोई धक्का मारेगा वो इमारत गिर जाएगी। बिल्कुल ट्राई मत करो। हाँ, आइडली मतलब ये बहुत ही एक तो इंडिविजुअल मैटर है, इसको पूरी दुनिया नहीं बता सकती कि आपके लिए क्या सही है क्या बुरा है। और पता है मुझे लगता है ना, लोगों ने अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं किया है। मतलब लोगों ने, हमारे पास लिमिटेड जो पॉर्न एजुकेशन है या मूवी एजुकेशन है, इतना कुछ मतलब रिसर्च हो चुकी है सेक्सुअलिटी रिसर्च में। मैं ये नहीं कहती हूँ कि भाई तुम मोनोगमस रहो और मोनोगमी, लेकिन मैं कहती हूँ पहले क्या आपने अपने आप को, अपने पार्टनर को, प्लेजर को एक्सप्लोर किया है। मतलब मैं जो वर्कशॉप्स कराती हूँ, अभी मैं आर्ट ऑफ इंटीमेसी वर्कशॉप कराती हूँ, और जब मैं लोगों को जब फैसिलिटेट करती हूँ और गाइड करती हूँ, अपने बॉडी को ऐसे टच करो, ऐसे फील करो, लिटरली लोगों ने कहा हमने कभी सोचा नहीं था कि इतना प्लेजर है, एक छोटी छोटी एक्सरसाइजेस। और इससे मुझे लगता है कि हम बेचारे, हम क्या करेंगे, हमें जो थोड़ा बहुत पता है हमें लगता है हो गया, ओवर हो गया, पैशन एक्सपायर हो गया। बट अगर मोनोगमी में आप बिलीव करते हैं, monogamous marriage can be a passionate, or monogamous relationship can be a passionate relationship for years. ये passion हम create कर सकते हैं। I have done this. ठीक है, मेरी शादी, मैं वैसे कहूँगी कि हमारी शादी फिर भी नई शादी है, 2 साल ही हुए हैं, बट हमारे बीच आज भी उतना ही इंटेंस केमिस्ट्री और अट्रैक्शन है। और मुझे पता है वो चाबी मेरे पास है, मैं अपने हॉर्मोन्स पे डिपेंडेंट नहीं होगी, मेरे हॉर्मोन्स आएंगे और मुझे अच्छा फील होगा। देयर इज समथिंग विद अस एज ह्यूमन बींग्स कि हम एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते हैं, है ना। लेकिन सेक्स में हम डिपेंड होते हैं कि हमारे हॉर्मोन्स पे, हमारे हॉर्मोन्स है। यू हैव दैट कैपेबिलिटी टू क्रिएट अ ग्रेट सेक्स लाइफ विथ राइट गाइडेंस। दैट इज वेयर इंटिमेसी कोचिंग कम्स, कोचेस लाइक अस कम्स, ताकि आपको बताएं कि नया क्या हो सकता है। बिल्कुल। नॉर्मली तो आपने जो रूल बुक जितनी थी वो तो आपने कर ली, अब उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये है कि अब इसी रूल बुक पर चलो और धीरे धीरे जैसा कि सेक्स बोरिंग हो जाता है तुम्हारे रिश्ते में, फिर तुम्हारा मन उठ जाएगा, यही होता है। या दूसरा जो ऑप्शन है बड़ा खूबसूरत है कि आप कंसल्ट कर लो ना, कोई बैठा है जिसने उसके बारे में पढ़ाई की है, सीखा है, औरों को सिखाया है, तो जाओ टेक प्रोफेशनल हेल्प। हम घर पे भी तो पढ़ाई छोड़ के स्कूल जाते हैं ना पढ़ने, वरना घर पे क्यों नहीं पढ़ लेते। अब यहाँ पे मेरे को एक चीज आपसे पूछनी थी कि लाइक 2 चीजों के लिए, हालांकि हम लोगों ने ये काफी डिस्कस कर लिया, एस्टेब्लिश कर लिया है कि ये चीजें मैटर नहीं करती है, बट फिर भी जिन लोगों के लिए करता है अब भी, कि एक पीनस का साइज क्या बढ़ाया जा सकता है, और दूसरा क्या वेजाइना टाइट किया जा सकता है।
यही बात है कि देखिए, एक ना हमको समझना पड़ेगा कि इसको कैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इनसिक्योरिटीज को एक्सप्लॉइट कर रही है। कहीं ना कहीं एक एक स्टडी की गई थी, रिसर्च स्टडी की गई थी, जिसमें जो बीएमआई होता है, बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो बीएमआर हम फॉलो करते हैं, बीएमआई जो फॉलो करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज ने क्या कर दिया, उसके नॉर्मल रेंज को कम कर दिया, जिससे कि ज़्यादा लोग अगर उसको मेजर कर रहे हैं तो वो ज़्यादा लोग अनफिट कहलाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक नेक्सस है, ये एक नेक्सस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का भी फैलाया हुआ है कि उन्होंने एक आदमी के दिमाग में ये इनसिक्योरिटी क्रिएट कर दी है कि अगर तुम्हारा पीनस साइज बड़ा नहीं है तो तुम गुड इनफ मैन नहीं हो। और मैंने देखा है मेन को इस इनसिक्योरिटी से डील करते हुए, क्योंकि मैं पूछती हूँ तुमने क्या अपना साइज मेजर किया है? नहीं, मुझे तो पता भी नहीं कि पीनस का साइज कैसे मेजर करते हैं। और तुम्हें किसी ने कहा है? नहीं, मुझे लगता है कि मेरा पीनस छोटा है। तो ये जो है, मैं कहूँगी डेफिनेटली इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज का बहुत बड़ा रोल है कि वो कैसे इस इनसिक्योरिटी को एनकैश करके ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे सप्लीमेंट्स बेच रही है। अगर लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी नहीं होगी तो लोग खरीदेंगे क्यों? तो बिल्कुल, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। दूसरा, रिसर्च से ये प्रूव कर दिया गया है, वेरी फ्यू पीपल, जो रेंज है 2% है, 2% of the men, साइंटिफिकली मैं डेटा बता रही हूँ, 2% of the men have something called as a micro penis, which is less than 2 inches. लेस देन 2 इंचेस, ये है डेफिनेशन। हाँ, सो अगर आपको लगता है पीनस छोटा है, मैं पहले पूछती हूँ, डू यू हैव अ माइक्रो पीनस? इज योर पीनस साइज लेस देन 2 inches? सो दे से नो। ऑल्सो पीनस का क्या है कि पीनस की लेंथ आप कैसे मेजर कर रहे हैं? सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ लिम्प पीनस। जब पीनस अनअराउज स्टेट में होता है तब उसका साइज कम होता है, बट जब पीनस अराउज होता है उसका साइज बढ़ जाता है। सो आपको वो भी देखना है कि आप जो साइंटिफिक मेजरमेंट है लिम्प पीनस का और अराउज पीनस का डिफरेंट है। सो अपने लिम्प पीनस को अगर आप कह रहे हो मेरा पीनस छोटा है, या आप हो सकता है आप 100% अराउज ही नहीं हो, आप अराउज नहीं हो तो आपका पीनस साइज उस लेवल तक नहीं जाएगा। तो आपको पहले अपना अराउजल चेक करना है। अराउजल का मतलब क्या होता है? फिजिकल अराउजल और मेंटल अराउजल। अराउजल की 2 टाइप्स होते हैं, एक फिजिकल अराउजल, एक होता है मेंटल अराउजल। फिजिकल अराउजल मतलब बॉडी में सनसनाहट, थरथराहट, घबराहट, वो जो भी स्टिमुलेशन जो फील होती है जब कोई आपको टच कर रहा है, आपकी स्किन को टच कर रहा है, आपकी बॉडी को अच्छा लग रहा है। मेंटल अराउजल मतलब थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, लाइक चलो यार आज कुछ करते हैं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत आज, चलो मजा आ गया, सॉर्ट ऑफ फैंटेसीज। तो अराउजल एज अ होल में आपका फिजिकल अराउजल मतलब आप सोचो, आप स्ट्रेस से आ रहे हो, लिटरली आप ऑफिस में 10 घंटे बैठ के आ रहे हो और आपकी कूलों में जबरदस्त दर्द है या स्ट्रेन है, तो हो सकता है आपका मेंटल अराउजल हो बट फिजिकल अराउजल ना हो। सो हम लोग जो हैं, हम इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं समझते हैं। ह्यूमन सेक्सुअलिटी कॉम्प्लेक्स है। तो एक आदमी अगर ये कह रहा है कि मेरा पीनस छोटा है, तो मैं पहले उसे ये पूछूंगी ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10, ये मैं एक अराउजल स्केल प्रैक्टिस कराती हूँ। ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 मतलब 0 का मतलब नो अराउजल और 10 ऑर्गेज्म। तुम्हारी बॉडी कितनी अराउज्ड है, तुम्हें ये देखना। हो सकता है तुम 3 अराउजल पे हो और तुम्हारा पीनस शायद थोड़ा बहुत उसमें हरकत हुई होगी, बट डू यू फील देयर इज मोर पोटेंशियल? आर यू फुल्ली अराउज्ड? एंड देन यू सी क्या लेंथ है आप। हाँ, और लेंथ इज इनकॉन्सिक्वेंशियल, लेंथ की कोई बात ही नहीं, क्योंकि जो वेजाइना है वो इलास्टिक ऑर्गन है। वेजाइना सिकुड़ सकता है, वो ऐसे रहेगा, और जब वो अराउज होगा वो ऐसे हो जाएगा। वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू पीनस साइज। और एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगी दिस कैन बी द $1 million इनसाइट ऑफ दिस पॉडकास्ट, कि वेजाइना के फर्स्ट 2 inches ही स्टिमुलेशन होता है वहाँ पे। अंदर इट इज मोस्टली नम, मतलब जो सारे सेंसेशंस होते हैं फर्स्ट 2 inches में होते हैं। क्यों? अगर वेजाइना इतना सेंसेशन होगा तो एक औरत जब उसका चाइल्ड बर्थ, जो नेचुरल बर्थ हम कहते हैं, तो वो तो संभाल ही नहीं पाएगी। इसका मतलब इंटरनली वेजाइना में इतने सेंसेशंस नहीं है, सिर्फ आउटर 2 inches में सेंसेशन है। तो इसका मतलब अगर आपका पीनस जो है वो यहाँ पे भी टच कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, शी विल फील गुड। और तो माइक्रो पीनस है तब भी यू कैन मेक इट वर्क। ऑल्सो अगर पीनस बहुत बड़ा है, इट कैन हिट सर्विक्स विच कैन बी सो पेनफुल फॉर अ वुमेन। सो अगर आप पीनस बड़ा साइज करना चाह रहे हो
बट वो पीनस बड़ा हो गया कि इट्स हिटिंग सर्विक्स जब आप इंटरकोर्स कर रहे हो, शी विल बी जस्ट क्राइंग इन पेन. तो बड़ा पीनस आई हैव सो मेनी women who say आई एम सो मच इन पेन. दे डोंट अंडरस्टैंड कि जब उनका इंटरकोर्स हो रहा है, उनके हस्बैंड का पीनस उनका सर्विक्स हिट कर रहा है. सो देयर इज नो एक्चुअली बेनिफिट ऑफ हैविंग अ बिग पीनस, क्योंकि इट कैन हिट सर्विक्स. यार तुम्हें भी अनकंफर्टेबल लगेगा यार, मतलब जितना बड़ा होगा तो उतना कैरी करने में भी तो प्रॉब्लम है. अब ठीक है, तो वेजाइना की बात करें कि लाइक वेजाइना की टाइटनेस के ऊपर बड़ी बात की जाती है. तो क्या वेजाइना का टाइट होना और ना होने से सेक्स में फर्क पड़ता है, एंड क्या वो टाइट किया जा सकता है? अगेन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इतनी सारी जो कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं, आज के टाइम पे कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट आ गई हैं. एंड आई फील सैड कि हमारे डॉक्टर्स ही इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि आप यहाँ आइए, हम कॉस्मेटिक सर्जरी करेंगे, आपका वेजाइना टाइट करेंगे. मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत है. हम क्यों अपनी बॉडी के साथ इस तरह से छेड़छाड़ कर रहे हैं? यू नो, दीज आर सेंसिटिव ऑर्गन्स एंड दे कैन लीड टू मेनी अदर साइड इफेक्ट्स इन फ्यूचर. देयर आर सो मेनी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स. कोई इन सारे रिजल्ट्स की बात नहीं करता, क्योंकि अगर ये रिजल्ट्स आ जाएंगे तो ये सर्जरीज, ये प्रोसीजर्स बिकना बंद हो जाएंगे. कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत बड़ा PR भी चल रहा है कि जहाँ पे इन स्टोरीज को दबाया जाता है, और जो स्टोरीज सो कॉल दिखाई जाती है कि भाई मैं तो, मेरा वेजाइना टाइट हो गया और मेरी सेक्स लाइफ तो बिल्कुल ज़बरदस्त होगी. कितना सच है, कितना झूठ है, कितना मार्केटिंग है, हमें नहीं पता. सो आई फील वी आर वेरी इनोसेंट एंड वल्नरेबल, बिकॉज हमें जो दिखाया जाता है हमें वो सच लगता है. पर मुझे पर्सनली, जब हमने ये रिसर्च और जो भी पढ़ाई मैंने की है, उसमें कहीं इन बातों पे एम्फोसिस नहीं दिया जाता है कि आपको साइज़ बढ़ाना है या उसको टाइटन करना है. हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं स्किल्स पे, लव मेकिंग स्किल्स पे बात करते हैं. इंडिया वर्ल्ड का पहला ऐसा देश है जहाँ पे कामा सूत्रा लिखी गई थी, है ना. कामा सूत्रा, यहाँ पे खजुराहो मंदिर है जहाँ पे इरोटिक मूर्तियाँ बनी हुई हैं. आप जाइए इंडिया में, इतनी कितनी सारी है, अजंता एलोरा, कोनार्क टेम्पल, खजुराहो, जहाँ पे आप देखेंगे जो स्कल्पचर्स बने हुए, दे आर सो मच इन ब्लिस. तो उसमें कहाँ से साइज की बात आ गई? हम इतनी अच्छी, हमारी धरोहर है, हम अपने शास्त्र पढ़े, रति शास्त्र है, कोका शास्त्र है, कामस शास्त्र है, कामस सूत्र है, पढ़िए उसमें क्या नहीं लिखा गया है. बिल्कुल. और एक वो हमारे एक देवता भी था कामदेव, जो हम लोगों ने सिर्फ की ये जो पूरे एराउजल की फीलिंग होती है, उस सबको हमने एक भगवान के साथ जोड़ा हुआ है. तो कितनी पवित्र चीज मानी गई है हमारे शास्त्रों में, जब इसके एक भगवान है हमारे पास. और एक वो, और जब भी सेक्स की बात करो और सेक्स के एक आध्यात्मिक लेवल की बात करो, एंड ओशो का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता. उनकी किताब थी संभोग से समाधि तक. तो अभी मैंने वो बुक तो नहीं पढ़ी है, बट मैं उनका एक, जिसमें सुनता रहता हूँ वो शो को रेगुलरली, तो उसमें उन्होंने बोला था कि यार देखो, जो पहला तुम्हें समाधि का अनुभव होता है वो सेक्स के दौरान ही होता है. जिस टाइम पे आपको इजैक्यूलेशन हो रहा है या ऑर्गेज्म हो रहा है, उस टाइम पे आप पास्ट में नहीं हो, फ्यूचर में नहीं हो, आप उस मोमेंट में हो, उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हो, एकदम प्रेजेंट हो आप उस मोमेंट में. तो वो आपका पहला अनुभव होता है समाधि का. फिर ये होता है कि जैसे अब, जैसे हम कहते हैं शेर के मुंह में खून लग गया, तो आपको अनुभव समझ में आ गया कि ये है अनुभव जिसके लिए हम जिंदगी में प्रयत्न करना चाहिए, प्रेजेंट में रहने का, उस मोमेंट में आने का. एंड फिर आप देखते हो कि वो समाधि वाली स्थिति संभोग के अलावा, सेक्स के अलावा और कैसे कैसे पहुंची जा सकती है. एंड दैट इज द स्टार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी. कितनी खूबसूरत बात है. बहुत खूबसूरत बात है. और इसमें एक और बात क्या है ना, प्रेजेंस. हम लोग जब सिखाते भी हैं, मतलब ये जो स्किल्स होती है, सबसे बड़ी स्किल सेक्स में होती है प्रेजेंस. प्रेजेंस का मतलब है कि तुम्हारा माइंड पास्ट में फिक्स नहीं है, तुम्हारा माइंड फ्यूचर में ही फिक्स नहीं है. हम लोग क्या करते हैं, हम जब सेक्स शुरू करते हैं, हम एक सर्टेन सीक्वेंस में सेक्स करते हैं. हम पहले शुरू करते हैं स्लोली, फिर टच, और उसको बिल्डअप करते करते, इंटेंसिटी बिल्डअप करते करते, सबको पता है कि हमको इंटरकोर्स तक लेके जाना है. तो हमारा माइंड हमारी बॉडी से आगे जा चुका है. हमारा माइंड है ऑर्गेज्म में, और हम अपने आप को पुश करते हैं, हम अपनी बॉडी को पुश करते हैं कि तुम्हें कैसे मैं वहां ले जा सकूं. दिस इज अ बिग ब्लंडर लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग. आई टेल यू, से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, मेरा भी प्रॉब्लम है ये तो. हाँ, मेरे हस्बैंड है, मैं आपको बताती हूँ कि ही इज एन एक्सीलेंट मसाजर. मतलब उन्होंने मसाज सीखा है बाकायदा, और मैं यही बोलूँगी प्लीज गो एंड डू सम मसाज कोर्सेज, क्योंकि ये आपकी सेक्स लाइफ में इतना बड़ा इंप्रूवमेंट लाएगा. कपल मसाजेस, जब आप एक दूसरे को मसाज दे रहे होते हो, तो ही गिव्स मी अ योनी मसाज एंड आई स्टार्ट परफॉर्मिंग.
क्योंकि मुझे क्या लगता है ना, मेरे दिमाग में भी ये फीडेड है, हम सभी इसके शिकार हैं। मेरे दिमाग में क्या फीडेड है कि अच्छा अगर मैं आवाज़ें नहीं निकालूंगी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको लगेगा ही इज नॉट डूइंग अ गुड जॉब. सो टू एनकरेज हिम आई एम लाइक, ओह दिस इज सो नाइस. ही सेज कीप क्वाइट, एंजॉय. और तब मुझे समझ में आया कि मैं उस प्लीजिंग मोड में जा रही हूँ. हम तो आधा सेक्स करते हैं अपने पार्टनर को प्लीज करने के लिए कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी पार्टनर प्लीज हो जाए. बट यू नीड टू ऑल्सो बी सेल्फिश इन सेक्स, विच मीन्स जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ. अगर आपका पार्टनर आपको प्लेजर दे रहा है, उसको रिसीव करो 100%. दिमाग में ये मत लगाओ कि अरे मुझे भी तो कुछ करना है ना. तो हम एक सेक्स में एक इसको इससे प्रेजेंस बहुत अच्छे से आती है कि प्रेजेंस क्या होता है. सेक्स में आप रोल्स बना लीजिए, एक गिवर है और एक रिसीवर है. गिवर जो है, आप देखना, सिर्फ ये एक टिप से आपकी सेक्स लाइफ में इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी. सिंपल टिप है, गिवर एंड रिसीवर. हम लोग सेक्स कैसे करते हैं? साइमल्टेनियस. आप उसको किस कर रहे हो, वो आपको किस कर रहा है, आप उसको टच कर रहे हो, ये सब पैरेलल चल रहा है. स्टॉप दैट. गेट इनटू अ गिवर एंड रिसीवर मोड. आपका पार्टनर रिसीवर है, विच मीन्स आपका पार्टनर या तो लेटा हुआ है, आप गिवर हो, तो उस 10 मिनट 15 मिनट आपका फोकस सिर्फ अपने पार्टनर को प्लेजर देने में है और आपके पार्टनर का फोकस सिर्फ प्लेजर लेने में है. तो आप 100% दे रहे हो, वो 100% रिसीव कर रहा है. एंड देन यू स्विच रोल्स. एंड दिस सिंपल चेंज हैज डन वंडर्स इन माई सेक्स लाइफ एंड माई क्लाइंट सेक्स लाइफ. उन्होंने कहा हम इतना अच्छा फील करते हैं, हमारे ऊपर कोई परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं है कि हमें तुम्हें भी ठीक करना है. वी कैन रिसीव फुल्ली. जस्ट इमेजिन कि योर पार्टनर इज कंप्लीटली डिवोटेड टू योर प्लेजर एंड यू आर जस्ट रिसीविंग एंड यू हैव नो स्ट्रेस. कोई आपके ऊपर स्ट्रेन नहीं है कि भाई मुझे भी थोड़ा बहुत कुछ तो करना होगा, उसको अच्छा लगे. हम यही करते हैं. अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है, सेक्स टॉयज का यूज, विच इज आज की डेट में सारी वेबसाइट बहुत पुश कर रही है कि आप भी सेक्स टॉयज लो, मेल और फीमेल दोनों के लिए. तो फ्रॉम मेल पर्सपेक्टिव जब मैं सोचता हूँ कि आई एम गेटिंग अ वेजाइना, है ना, और मैं उसको यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को तो बहुत सैड फील होता है. मतलब somehow आई फील कि इतना लोनली हो गया क्या मैं, मतलब वैसी वाली फीलिंग आती है. तो पहले तो लाइक कितना कि डिल्डो या फिर ये वेजाइनल वाले जो आने लगे हैं, ये यूज करना कितना कॉमन है, कैसे करना चाहिए, एंड क्या इसके प्रॉस एंड कॉन्स है? सेक्स टॉय है, जैसे एज अ वुमन मैं एग्जांपल दूंगी. जैसे आप अगर एक महंगा सूट पहनते हो तो आपके पास कफलिंग होता है ना, जिससे आपके सूट की थोड़ी शो बढ़ जाती है. इट्स जस्ट लाइक दैट कफलिंग फॉर मेन एंड फॉर अ वुमन इट्स लाइक लिपस्टिक. क्या आप लिपस्टिक यूज करते हो, आपको अच्छा लगता है, बट क्या लिपस्टिक के बिना आप खूबसूरत नहीं लग सकते, या लिपस्टिक के बिना आप बाहर नहीं जा सकते? सो सेक्स टॉय यूज करना एज वन ऑफ द वेज ओकेजनली इज गुड, बट अ रेगुलर रिलायंस इज नॉट राइट. स्पेशली आई नो हिमांशु, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब जब मैं कह रही हूँ मुझे गूस बम्स आ रहे हैं. मैं एक कम्युनिटी रन करती हूँ जिसमें 800 मेंबर्स हैं. उसमें दे आर लॉट ऑफ मेन, दे टॉक अबाउट सेक्स टॉयज कि मैंने ये सेक्स टॉय खरीदा, मुझे ये प्लेजर मिला. आई नो सो मेनी मेन, दे डोंट हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप विद अ वुमन. उनके पास एक अच्छी पार्टनर नहीं है. कई सारे तो सिंगल्स हैं और कई सारे रिलेशनशिप में है, बट वो जॉय नहीं है. तो सेक्स टॉय को एज अ कॉम्पनसेशन मत यूज करो कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं उसको यूज कर रहा हूँ. आइडियल सेक्स लाइफ में आपका ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप, क्योंकि सेक्स इज नॉट जस्ट अबाउट रिलीज. एक प्लास्टिक के साथ आपको वो फीलिंग नहीं आएगी जो आपको एक स्किन के साथ आएगी. पर कहीं ना कहीं हमें इन सब चीज़ों का आदी बनाया गया है. क्यों? क्योंकि क्विक है, एफर्ट कम लगेगा ना. आपको क्या करना है, ऑनलाइन ऑर्डर करना है, आ गया सेक्स टॉय, बैटरी ऑन करो. औरत को ऑन करने में तो बहुत टाइम लगेगा और बहुत झगड़े भी होंगे. सेक्स टॉय को ऑन करने में सिर्फ आपको एक बटन दबाना है. सो इट्स एफर्टलेस, मतलब इट्स वेरी वेरी लेस एफर्ट. तो हमें उन चीज़ों से हम गुजरना नहीं चाहते हो. पर्सनली मैंने, दिस इज माई पर्सनल शेयरिंग हेयर, येस देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज यूजिंग सेक्स टॉयज और मैं रेगुलरली यूज करती थी. और मुझे पता है मुझे कितना अजीब लगता था अपनी बॉडी में, क्योंकि जब आप वो मोटर रन करते हो, एटलीस्ट फॉर औरतों के लिए जो वाइब्रेटर है, आप वो मोटर रन कर रहे हो, उसकी स्पीड आप बढ़ा रहे हो, और जिस
एरिया पे आप टच कर रहे हो जो क्लिटोरिस है वो बहुत ही सेंसिटिव जोन है. सो इट्स नॉट गुड रनिंग अ मोटर ऑन योर बॉडी. लिटरली उसके अंदर एक मोटर फिट है बैटरी ऑपरेटेड या इलेक्ट्रिसिटी चार्ज मोटर, और वो मोटर आप अपने सबसे सेंसिटिव पार्ट पे रेगुलरली यूज कर रहे हैं. देयर विल बी, क्योंकि क्या होता है ना, ऑर्गेजम जो ऐसे केसेस में होता है ब्लिप. ब्लिप मतलब आया और गया. दिस ऑर्गेजम विल नॉट लास्ट लॉन्गर, क्योंकि ये मशीन क्रिएटेड ऑर्गेजम है. लड़कों के लिए सेम थिंग. यू विल हैव अ 5 मिनट ऑफ एक्सटेसी, उसके बाद वही ढाक के 3 पात, बैक टू स्क्वायर वन. यू विल अगेन क्रेव. सो क्या हो रहा है, वो क्रेविंग और फुलफिलमेंट, क्रेविंग फुलफिलमेंट, आप उसी साइकिल में स्टक कर रहे हो. सो सेल्फ प्लेजर, माइंडफुल सेल्फ प्लेजर, दिस इज सो अमेजिंग. जो हमारे जो एजुकेशन है, क्योंकि ये नया है, आज मुझे पता है कि लोगों ने अब बिलीव करना शुरू किया है, पर हमें वही सिखाया गया है कि सेक्स का मतलब बस क्विकली चीजें हो जाती हैं. हम सेक्स को एज अ मेडिटेशन नहीं लेते, हम सेक्स को एज अ स्किलफुल प्रैक्टिस नहीं लेते कि हमें प्रोफेशनली पता है ये चीज़ कि प्रोफेशनली हम रिजल्ट्स ओवरनाइट नहीं एक्सपेक्ट करते ना. हम कई बार ऐसे कहते हैं, अगर हम कॉन्फ्रेंस जाते हैं, हमने इतना मेहनत किया, हमने इतना काम किया अपने आप पे, हमारा इतना एक्सपीरियंस है. प्रोफेशनली हम उन चीज़ों को जब ब्रैग करते हैं, हम बताते हैं कि हमने कितना हार्डवर्क किया इस जगह पे पहुंचने के लिए. मतलब अगर आपने आज पॉडकास्ट रन किया तो आपने कहा हमने 100 एपिसोड्स बनाए हैं, आप कहोगे हमने कितना काम किया. सेक्स क्या है भैया, सेक्स तो यूं ही हो जाता है, सेक्स तो ऐसे ही हो जाएगा. नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, चाहे आज कोई कहे या ना कहे, मैं अपने लिव्ड एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि मैं इस सब्जेक्ट में 9 साल से काम कर रही हूँ डेडिकेटेडली, और मुझे पता है मेरे अंदर कितना बदलाव आया है. मेरी सेक्स लाइफ, चाहे वो मेरे हस्बैंड के साथ है या मेरे खुद के साथ है, वो इतना इम्प्रूव हुआ है. मैंने आज सेक्स टॉयज यूज करना बंद कर दिया है. मैं अब यूज नहीं करती हूँ, कि मैं चाहती हूँ कि मैं कैसे इंस्टेड ऑफ सेक्स टॉयज गो फॉर समथिंग विच इज नॉन मोटर बेस्ड. जैसे कि आपके क्रिस्टल वॉन्ड्स होते हैं. क्रिस्टल जो होता है, कई सारे ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं, हम चाहे वो अंगूठियां भी तो पहनते हैं ना, कि वो एक वाइब क्रिएट करती है. ऐसे कई सारे क्रिस्टल वॉन्ड्स आते हैं, जिससे कि चाहे वो मेल वॉन्ड है, वॉन्ड का मतलब एक ऐसी शेप होता है, जैसे इस तरह का शेप है, स्ट्रेट शेप में होता है. वॉन्ड से एक सर्टेन आप एनर्जी क्रिएट कर सकते हो, एक सर्टेन प्लेजर क्रिएट कर सकते हो. ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम मोटर्स. कि उससे वाइब्रेशन ना हो. मतलब मेन चीज ये है कि डिल्डो इन इटसेल्फ इज फाइन, लेकिन अगर वाइब्रेशन आप कर रहे हो तो मुझे लगता है उससे वो भी हो जाता है कि अगर उस पर आपकी डिपेंडेंसी हो गई, विच आई थिंक कि अगर एक डिपेंडेंसी आपकी उस पर हो गई तो फिर पार्टनर कितना ही हार्ड ट्राई कर ले, वाइब्रेट तो नहीं कर सकता ना यार. हाँ, तो और बिकम्स डिफिकल्ट कि अब, क्योंकि अच्छा लगता है ना आप अपने पार्टनर को ऑर्गेज्म तक लेके गए. ठीक है, जैसे मेरे लिए जो गेम फॉर लॉन्ग लास्टिंग है वो ये है कि ओरल पे फोकस कर, है ना. इफ शी हैड अमेजिंग टाइम, इफ शी हैड मल्टीपल ऑर्गेजम्स, आपकी ओरल में ही एक लंबा सेशन चल गया, तो पेनिट्रेशन के लिए तो आपका जो आपके ऊपर उतना ज्यादा वो हो रहा था ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, उतना ज्यादा आपको जो टेंशन हो रही थी, एंजाइटी हो रही थी आपको पेनिट्रेशन को लेके, वो तो वैसे ही खत्म हो गई. क्योंकि आपका मेन क्या था, मेन एम क्या था कि द गर्ल शुड फील ऑर्गेस्मिक, उसको फील आए, ठीक है, उसको प्लेजर फील हो, वो सब तो आपने पहले ही कर दिया है. तो अब आप रिलैक्स हो जाते हैं, एंड दैट इज माई वे, जो मेरे को अपने में फिगर आउट करके आ पाया. तो अब अगर उसमें यह है कि अगर किसी का ये बड़ा इंसेंसिटिव पार्ट हो गया है बिकॉज ऑफ दिस एक्सट्रीम यूज ऑफ वाइब्रेटर एंड ऑल, तो प्रॉब्लम हो जाएगी. हाँ, बहुत चीज़ें सीखने के लिए हैं. मतलब एक ये जो पेनिट्रेशन वर्ड भी है, ये फ्रॉम अ फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू मैं बता रही हूँ कि दिस कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी इन अ वुमन, द वर्ड इटसेल्फ, पर सभी लोग यूज़ कर रहे हैं. मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट है जिनके साथ मैंने एक किया था वैजिनिस्मस पे, की जो बहुत सारी लड़कियां हैं पेनफुल सेक्स फेस करती है. And she was using, when he penetrates you, when get ready for penetration, and it's a violent word. It is a violent word. And this has been talked by a lot of sex therapists कि हम जो ये word use करते हैं, क्योंकि एक पॉर्न में भी कहीं ना कहीं ऐसा दिखाया था penetration का मतलब कि there is a hard penis that is penetrating vagina, and literally पूरा वैम बैम चल रहा है, वैमिंग बैमिंग, और ये वर्ड यूज करना कि आई फक्ड हर हार्ड. सो कहीं ना कहीं पेनिट्रेशन वर्ड है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है.
एंड दिस कैन क्रिएट एंग्जाइटी इन अ लॉट ऑफ वुमेन। आई थिंक इस सब में और बात करने का पोटेंशियल है, बट अगली बार के लिए रखते हैं। एक आखिरी चीज जिसके बारे में मुझे बात करनी है वो है बीडीएसएम। तो बीडीएसएम मेरे बाबा लोग जिनको नहीं पता, ये एक एब्रीविएशन है। जब आप थोड़ा सा कन्फाइंड वे में या सेक्स में कुछ एक पेन वाले पॉइंट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। बी का मतलब होता है बॉन्डेज, जिसमें एक पार्टनर को किसी तरीके से बांधा जाता है, हाथ बांध दिए, आंखें ब्लाइंड फोल्ड कर ली, पांव बांध दिए, और जैसे फिर एक डिसिप्लिन आ जाता है जिसके अंदर कि भाई आपने एक नियम बना दिया कि ये सेट नियम फॉलो होने चाहिए, नहीं तो कुछ पनिशमेंट होगी। तो टाइट रोल प्ले वगैरह भी उसके अंदर आता है। एक सैडिज्म आ जाता है, एस फॉर सैडिज्म, जिसमें पेन देने में आनंद आता है। जैसे कि जब इसका बड़ा बेसिक फॉर्म है कि जब आप किसी को स्क्रैच कर रहे हो पार्टनर को, तो आपको जो पेन फील हो, जो आपको जो प्लेजर फील हो रहा है, वो सैडिज्म के अंदर आ जाता है। उसका बड़ा पार्ट आता है जो स्पैंकिंग कर रहे हो या कोई और विप वगैरह आप यूज कर रहे हो। और एक चौथी चीज आती है मैसोचिज्म, जिसमें पेन रिसीव करने में मजा आ रहा है कि अगर आपको स्क्रैच किया जा रहा है तो आपको मजा आ रहा है, अगर आपको स्पैंक किया जा रहा है तो आपको मजा आ रहा है। तो ये बीडीएसएम एक अलग दुनिया है। तो पहले तो यार आप मेरे को ये समझाओ कितना कॉमन है और किस तरीके से इंसान को प्रोसीड करना चाहिए, कहाँ पे सेफ्टी है, कहाँ पे नहीं है। ये बड़ा बड़ा टैबू सा सब्जेक्ट है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। तो जनाब मेरे को अच्छे से समझाओ इसे विद एग्जांपल्स। आप सोच रहे हैं मेरे हाथ में ये दो अलग अलग टाइप के जो बर्तन है क्या कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगी। कंटेनर, कंटेनर का मतलब है कि दैट कंटेन्स एन एक्सपीरियंस। हम लोग को कई बार ऐसा लगता है कि बीडीएसएम का मतलब कुछ भी चलेगा, मतलब आप तैयार हो, फोर्स, एक्सर्शन, डोमिनेशन, पेन, इसकी कोई लिमिट नहीं है। सी इट कैन नॉट बी लिमिटलेस। लिमिट्स लाइफ में जरूरी है ना। हम हमेशा लिमिट्स की बात करते हैं। लिमिट्स का मतलब बाउंड्रीज होती है। मतलब अगर जैसे मान लीजिए आपकी पार्टनर है, वो कह रही कि हिमांशु मुझे तुमसे बात करनी है, आप अपनी पार्टनर के लिए उसको वो टाइम दोगे कि ठीक है चलो तुम बताओ क्या कहना चाहते हो। अब आपके पास एक सेट टाइम है। अब वो अगर 4 घंटे बात करे या 5 घंटे बात करे तो आपके लिए वो ज्यादा हो रहा है। आपकी लिमिट्स उतनी नहीं है कि मुझे तो अपना काम भी करना है, मुझे और भी चीजें देखनी है। सो दिस इज वेयर यू नीड टू सेट अ लिमिट। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अ लिमिटलेस लव। ठीक है, तो हर चीज की लिमिट्स होती है और लिमिट इज सेफ्टी। जैसे मुझे पता है कि अगर मैं इस पॉडकास्ट में आई हूँ तो 2 या 3 घंटे का पॉडकास्ट है, पर अगर ये 8 घंटे का हो जाएगा तो it is not working for me. So everything, every positive experience in life has a limit, and same goes for sex and BDSM. तो अब हम लिमिट्स की बात करते हैं कि आपको अपनी लिमिट पहले डिफाइन करनी है BDSM में। लोगों को लगता है BDSM का मतलब पासपोर्ट टू डू एनीथिंग। सॉरी, दिस इज नॉट ट्रू। BDSM इज इनफैक्ट वन ऑफ द एक्ट जहाँ पे बाउंड्रीज इतनी फॉलो होती हैं। बाउंड्रीज आर द बेस फॉर BDSM। हम जो BDSM एजुकेशन, क्योंकि एज अ सेक्स कोच मैंने उसको प्रोफेशनली भी स्टडी किया है, हमें पहला जो चैप्टर होता है वो बाउंड्री से बताया जाता है। जैसे कि ये अगर कंटेनर है तो एक सेक्सुअल एक्सपीरियंस में क्या क्या पॉसिबल है उस टाइम पे, ये आपको अपना कंटेनर डिसाइड करना है। अब ये दोनों कंटेनर अलग अलग है ना। इसकी कैपेसिटी अलग है, इसकी कैपेसिटी अलग है, इसकी कम है, इसकी ज्यादा है। मतलब कि अगर आप BDSM कर रहे हो, फॉर दैट मैटर एनी सेक्सुअल एक्सपीरियंस कर रहे हो, आज आपकी बॉडी की कितनी कैपेसिटी है, आपको पेन लेना है, आप कितना पेन लेना चाहते हो। पेन का मतलब ये थोड़ी ना हंटर लाके मेरी बॉडी पे मार दो। पेन आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ये लोग डिफाइन नहीं करते हैं कि मुझे इस लेवल पे पेन अच्छा लग रहा है, मतलब कि लो पेन, मॉडरेट पेन, इंटेंस पेन। इसमें भी कई सारे वेरिएशंस आ जाएंगे। मुझे लो पेन चाहिए, मुझे बस चाहिए कि अगर नाखून से यूज करें मुझे बस हल्की सी स्क्रैचिंग चाहिए, मुझे ऐसी स्क्रैचिंग नहीं चाहिए कि मेरे स्किन पे मार्क हो जाए, निशान हो जाए और खून बहने लग जाए। ये चीजें लोग नहीं कम्युनिकेट करते, उनको पता नहीं होता है, उनको कंटेनर का डेफिनेशन नहीं पता है। तो मैं कहती हूँ पहले अपना कंटेनर डिसाइड करो। आज क्या क्या, जैसे कि अगर ये कंटेनर है, इसके अंदर जो भी है दैट इज ओके, इसके अंदर जो भी है वो बाहर है। फॉर एग्जाम्पल इसमें ये आ सकता है कंटेनर में कि मुझे स्पैचुला या फिर वुडन, समथिंग वुडन वाला जो है उससे तो मुझे हल्का हल्का स्क्रैच करो, बट फोर्क इज नॉट ओके। फोर्क इज आउटसाइड, आई कैन नॉट हैंडल फोर्क ऑन माई बॉडी, क्योंकि फोर्क का भी एक सेंसेशन होता है, या नेल्स का, या मुझे सिर्फ नेल्स चाहिए, मुझे फिस्ट नहीं चाहिए, मतलब फिस्टिंग नहीं चाहिए मुझे। तो आपको एग्जैक्टली क्या क्या एक्सपीरियंसेस है, जैसे टाइप ऑफ एक्टिविटीज, प्रेशर,
कितना प्रेशर चाहिए अगर डोमिनेशन करना है। जैसे मान लीजिए गैगिंग कहते हैं, कई बार ये ऐसे होता है कि इसको चोकिंग कहते हैं, या फोर्स होता है कि फोर्स से आप पार्टनर को भींच रहे हो, पकड़ रहे हो। कितना फोर्स अच्छा लग रहा है और कितना नहीं, वो लिमिट आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि कोई भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए बीडीएसएम में। बीडीएसएम इज नॉट अबाउट सरप्राइज। एवरीथिंग नीड्स टू बी डिस्कस्ड और कम्युनिकेटेड वाइल, बिफोर, आफ्टर एंड ड्यूरिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आई थिंक मेन जो बीडीएसएम की ज्यादातर नॉलेज आई है लोगों को, वो 50 शेड्स ऑफ ग्रे में आई है। तो उसमें क्या होता है, बंदी को नहीं पता भाई क्या होने वाला है, उसकी आंखों में पट्टी बांध दी है, कुछ भी हो रहा है। तो और जबकि यार जब मैं सोच रहा था कि अगर मैं उसकी जगह पर हूँ यार, मेरी तो रूह कांप जाएगी। कैसे आनंद लूं यार, मैं कैसे भरोसा कर लूं भाई तुम क्या कर रहे हो। एटलीस्ट बिल्कुल मुझे पता हो क्या हो रहा है। पता हो क्या हो रहा हो, बिल्कुल। हाँ ओके, तो उसी के अंदर मतलब पहले तो आपको मतलब जो आपने बताया कि रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड होनी चाहिए कि भाई ये चीज में मुझे मजा आता है, ऐसे ऐसे सही लगता है, ये चीज नहीं पसंद आती। और उसमें भी अगर, क्योंकि अब आपको नहीं पता ना, आपने बोला मुझे मीडियम पेन पसंद है, अब मुझे कैसे पता कि यार एज अ पार्टनर कि यार मीडियम पेन की लिमिट क्रॉस हो गई है। तो उसके लिए फिर एक सेफ वर्ड आ जाता है कि भाई अगर मैं ये रिएक्शन करूँ या ये, तो वहां पे इमीडिएटली स्टॉप कर देना है, क्योंकि वहां पर मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ। एंड नीड टू स्टॉप। ये भी होता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, यू विल बी ओके, लेट्स डू इट। नो, नो मीन्स नो। पिंक मूवी ने बोला है ना, नो मीन्स नो। तो मतलब अगर स्टॉप है तो इट्स अ डेड स्टॉप। यू कैन नॉट जस्ट फोर्स योर पार्टनर एंड से अरे यार देखो ना, अच्छा लगेगा तुम्हें, कोई बात नहीं, जस्ट होल्ड इट। नो, यू हैव टू ऑनर देयर नो। हालांकि एक्सप्लोर करना है, जैसे जो लॉन्ग टाइम पार्टनर है उनके लिए तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि ऐसे हमने बोला एनल एक तुम्हारी नई फैंटेसी, नई चीज, नई एक्साइटमेंट ऐड करता है। वैसी बीडीएसएम अगर आपने अब पार्टनर के हाथ बांध दिया विद परमिशन, तो अब कुछ चीजें हैं वो नहीं कर सकती। तो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट में भी ना, मतलब वो एक नई चीज हो गई आपके लिए। ब्लाइंड फोल्ड होके आप कर रहे हो, एक पार्टनर ब्लाइंड फोल्ड है, तो वो भी एक नया सेंसेशन ऐड कर रहा है, क्योंकि आइस से हमें पता होता है कि अब क्या होने वाला है। बट अगर ब्लाइंड फोल्ड हो गया तो पता नहीं है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं एक डिस्कशन होना मतलब चाहिए कि डिस्कशन क्या की बात होने या मैं वाला है। हाथ टच कर रहा हूँ या मैं क्या वैसे टच कर रहा हूँ, मतलब मुझे पता है कि लिमिट्स क्या है। बिल्कुल बट अगर मेरी आंखों में ब्लाइंड फोल्ड है तो मुझे पता नहीं है कि अभी वो कहाँ पे खड़ी है या वो अभी क्या टच करने वाली है। हालांकि मेरी परमिशन वाली लिमिट में ही कर रहे हो, बिल्कुल। बट मुझे अभी पता नहीं है ना कि कहाँ टच होने वाला है। मेरी आंखें नहीं बता सकती मुझे अभी, सी आंखों वी का फीडबैक वी बंद हो नीड गया। बोथ। सेक्स का नंबर वन, हमारे ह्यूमन ब्रेन का जो नंबर वन फंक्शन है वो है सर्वाइवल। सर्वाइवल सेफ्टी से आती है। फॉर अ सेक्स सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप ब्लाइंड फोल्डेड भी हो और आपके बीच में आपको पता है कि आपका पार्टनर ऐसा नहीं आया, उसने आपके निपल्स पिंच कर दिए और आप तैयार नहीं हो, इट कैन टर्न इनटू अ नाइटमेयर। पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट। So somewhere you have to discuss the green zones of your body before having sex. Green जैसे ट्रैफिक लाइट सिस्टम है, रेड ग्रीन ऑरेंज। रेड का मतलब नो, ऑरेंज का मतलब कि रेडी टू गो, और ग्रीन का मतलब गो। सिमिलरली आपको अपनी बॉडी में ग्रीन जोन्स पता होने चाहिए कि अगर मैं ब्लाइंड फोल्ड कर रही हूँ, ब्लाइंड फोल्ड के लिए दीज आर माई ग्रीन जोन्स। ग्रीन जोन का मतलब है कि मे बी माई हैंड्स आर माई ग्रीन जोन, माई शोल्डर्स आर माई ग्रीन जोन, माई निपल्स आर रेड जोन। आई डोंट नो तुम क्या कर दोगे मुझे। तो ये कम्युनिकेशन बहुत मिसिंग है। प्लस कंसेंट इज बाय मोमेंट। कंसेंट कोई विंडो ब्लैंकेट कंसेंट नहीं है कि हाँ बोल दिया तो हाँ। कंसेंट इज मोमेंट बाय मोमेंट, विच मीन्स मोमेंट बाय मोमेंट यू नीड टू बी अट्यून टू योर पार्टनर्स एक्सपीरियंस। हाउ आर दे फीलिंग। ऐसा नहीं कि तुम बस लग गए तो तुम इतने जोश में कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि पार्टनर को क्या फील हो रहा है। पता है, डोमिनेशन इज सच अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोगों को लगता है डोमिनेशन रेकलेस एक्ट है। डोमिनेशन इज सेक्स इज सच अ रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी, सच अ रिस्पॉन्सिबल रोल, क्योंकि आप अपने पार्टनर के कंफर्ट के लिए जिम्मेदार हो। कल आप डोमिनेशन का मतलब ये नहीं कि यू हैव गॉट अ फ्री हैंड टू डू एनीथिंग। नो बॉस। डोमिनेशन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी वेयर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंफर्ट। आप सोचो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो डोमिनेशन के लिए आपको बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना है कि यू हैव टू मेक श्योर योर पार्टनर इज कंफर्टेबल। यू आर टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। एंड जब आप ये सारी चीजों को लेके क्लियर हो तब प्रोसीड विद दिस।
ये शुरुआत का नहीं है, काफी भरोसा, जब एक दो दो लोग जो पार्टनर है काफी टाइम से साथ में और एक भरोसा है रिश्ते में और एक Yes. ओपन कम्युनिकेशन हो रही है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि पूरे बीडीएसएम का बेस रूल वो एक ओपन कम्युनिकेशन है कि आपको ये, जैसे आपने वो लाइट के टर्म्स में बहुत बढ़िया बताया कि भाई क्या रेड लाइट है क्या ग्रीन लाइट है, कि हाँ ये मैं बिना पूछे इसको हाथ पकड़ने के लिए मुझे पूछने को जरूरत नहीं है कि अगर ब्लाइंड फोल्ड भी होगी क्या मैं हाथ पकड़ लूं, बट मे बी निपल्स कुड बी कि रेड जोन है या फिर ऑरेंज जोन है, कि भाई मुझे बताओ कि अब तुम ये करने वाले हो, सो दैट मैं मेंटली उस चीज को लेकर प्रिपेयर्ड हूँ और शॉक में ना जाऊं, क्योंकि जैसे मैं शॉक में जाऊंगी वैसे ही वो हमारा फाइट एंड फ्लाइट वाला वो सर्वाइवल वाला मोड ऑन हो जाएगा, और उसके बाद वो एक प्लेजर वाली सिचुएशन नहीं रहेगी मेरे लिए। गॉट इट। तो आप पल्लवी, मतलब होने को तो अभी बहुत कुछ है पूछने और समझने के लिए, बट मुझे लगता है आज की कॉन्वर्सेशन के लिए या इस पॉडकास्ट के लिए इतनी कॉन्वर्सेशन काफी है। तो पल्लवी, थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए और बावकास्ट का पार्ट बनने के लिए। Thank you. This was a Bawa conversation on sex. इट वाज इंडीड, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। Thank you, Himanshu. तो बा, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट ऑन सेक्सुअल इंटीमेसी, जिसमें मेरे को बहुत सीखने को मिला, काफी कुछ समझ में आया, काफी मिथ मेरे खुद के बस्ट हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका भी सिमिलर एक्सपीरियंस रहा होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट में बताओ। अपने दोस्तों के साथ जो रिलेशनशिप में है, नहीं है, जो आने वाले हैं, उन सब के साथ शेयर करो ताकि उनको भी ये काफी नॉलेज पता चले। एंड एक कमेंट जो मैंने रियली जो देखा था काफी, जो उस टाइप की सेक्सुअल कॉन्वर्सेशन हुई है सेक्सुअल एजुकेशन पे, कि लोगों का प्रॉब्लम था कि हिंदी में बात नहीं हुई है। तो जितना ज्यादा हिंदी हो सके उतनी हमने आज इस्तेमाल की है ताकि सबको समझ में आए। कुछ शब्द या कुछ बातें तो इंग्लिश में ही बोलने में कंफर्ट होता है, तो वो हमने किया है, बट कोशिश की कि आपको सब समझ में आया हो। तो मुझे बताना कैसा रहा इस पॉडकास्ट को सुनने का आपका एक्सपीरियंस। मैं अगले संडे दिन में 12 बजे मिलता हूँ आपसे अगले नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बाबा। राधे राधे।